हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल राहुल शाक्या पर। नाम तो आपने सुना ही होगा। यहाँ पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं आई दृष्टि करंट अफेयर मैगज़ीन का जो अगस्त क्वांटिनम करके एक वैल्यू एडिशन मटेरियल आता है, जिसमें जुलाई और अगस्त का करंट अफेयर्स हम यहाँ पर कवर करेंगे। जो 2025 की जो पुरानी मैगज़ीन थी, जो ईयरली करंट अफेयर्स की मैगज़ीन थी, उसमें जून 2024 से जून 2025 तक हम पहले से ही कवर कर चुके हैं। इसमें यहाँ पर हम कवर करेंगे आपका जुलाई और अगस्त 2025 का करंट अफेयर, जो आपके आने वाले यूपीपीसीएस, आईबीएससीआईओ, बीपीएससी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग अ बिट ऑफ टाइम। और अगर आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करना आपको पता है। और दूसरा, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और शुरू करते हैं ये वीडियो। और एक चीज़ और कि जो स्पीडी करंट अफेयर्स है वो भी इस चैनल पर आपको देखने को मिलेगा, तो वहाँ पर भी काफ़ी आपका सपोर्ट देखने को मिला। तो जो लोग नए हैं वो लोग उसको भी चेकआउट कर सकते हैं फॉर योर अपकमिंग यूपीपीसीएस, बीपीएससी एंड आईबीएससीआईओ एग्जामिनेशन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली जो न्यूज़ है नेशनल अफेयर्स के अंदर, वो आपकी है विद रेस्पेक्ट टू योर स्वच्छ सर्वेक्षण। तो स्वच्छ सर्वेक्षण की यहाँ पर बात है, और यहाँ पर जो न्यूज़ है वो स्वच्छ सर्वेक्षण की यहाँ पर बात करती हुई नज़र आ रही है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 है जो हुआ है, और 9th एडिशन था। तो सबसे पहली आपको चीज़ यही पता रहनी चाहिए कि ये 9th एडिशन था। यहाँ पर 9 जो नंबर है उससे आप और भी एक दो चीज़ें रिलेट कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो आपका ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, तो उसमें कितने टेरर आउटफिट्स को, टेरर हाइडआउट्स को, कितने मतलब जो कैंप्स थे उनको अटैक किया गया था इंडियन आर्मी द्वारा, जिनको ध्वस्त किया गया था, तो वो भी आपके 9 थे। तो इस तरह से हमने स्पीडी करंट अफेयर्स के थ्रू ये चीज़ें पढ़ी थी। तो आप यहाँ पर भी याद रख सकते हो कि 9 जो नंबर है वो आपको देखने को मिलेगा। यहाँ भी 9th एडिशन देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको ये चीज़ कवर करनी है कि स्वच्छ भारत जो मिशन है अर्बन 2.0, तो ये जो स्वच्छ भारत मिशन का 2.0 है ये 2021 में आया था, और जो स्वच्छ भारत मिशन है ये 2014 में आया था। तो ये इस तरीके के क्वेश्चन भी यूपीपीसीएस में ईयर्स के फॉर्म में आपको देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पर जो इनिशियल कवरेज था वो 73 सिटीज़ था, लेकिन आज ये कवरेज यानी कि 2024 में ये कवरेज लगभग 4500 हो चुका है। तो 7T से लेके 4500 समथिंग का यहाँ पे कवरेज देखने को मिला है, जिसमें कुछ 88 गंगा टाउन्स हैं। इतना आपको थोड़ा बहुत आइडिया रहना चाहिए कि इम्प्रूव हुआ है। इसके अलावा इस बार की 2024 का जो ये सेशन था या जो स्वच्छ भारत सर्वेक्षण था, यहाँ पर क्योंकि ये अर्बन वाले की हम बात कर रहे हैं, अर्बन वाले की बात कर रहे हैं, दैट्स वाई यहाँ पर जो मिनिस्ट्री है वो हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स है। यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जो आपका स्वच्छ भारत मिशन का अर्बन पार्ट है उसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स रिस्पॉन्सिबल है। रूरल वाले के लिए रूरल डेवलपमेंट वाली मिनिस्ट्री नहीं है। जी हाँ, नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखना। रूरल वाले के लिए मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है। पहले ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन थी, लेकिन बाद में अब जल शक्ति हो गई है। ओवरऑल रूरल वाली नहीं है, जल शक्ति है। ठीक है, ये चीज़ आपको पता रहनी चाहिए। इसके अलावा ये जो इस साल का है, इसकी मेन थीम क्या थी, तो जो आप 3 Rs पढ़ते हैं, रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकिल, वही इस बार की थीम थी। आपको ये चीज़ याद रखनी है। और जब हम रिड्यूस, रीयूज़ से रिसाइकिल की बात कर रहे हैं, तो इट मीन्स वी आर फोकसिंग ऑन द सर्कुलरिटी ऑफ द वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, ये वाली चीज़ है। इसके अलावा स्वच्छ भारत मिशन सर्वेक्षण 24-25 जो था, उसने यहाँ पे स्पेशल कैटेगरी एक लॉन्च करी है, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, क्योंकि बाकी चीज़ें तो काफ़ी नॉर्मल हैं, थीम्स इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर ये जो नई कैटेगरी है ये कर दी है, जैसे इंडियन प्रीमियर लीग होता है ऐसे ही सुपर स्वच्छ लीग करके एक यहाँ पर अलग कैटेगरी बना दी है। क्योंकि कुछ स्टेट्स, कुछ जगह, कुछ या आप कह सकते हो कुछ सिटीज़ ऐसी थी ना, वो हर बार टॉप कर रही थी, हर बार वो रैंक में पता ही होता था, होने से पहले पता होता था कि इंदौर नंबर 1 आएगी, है ना, सूरत नंबर 2 आएगी, तो हर बार वही आ रही थी। तो जो बार बार आ रही थी उनको अलग से एक सुपर स्वच्छ लीग में डाल दिया गया, ताकि अब जो और कैटेगरी जो पहले थी वहाँ पर कोई और मतलब जीते, है ना। तो इस तरह से सुपर स्वच्छ लीग में ऐसी सिटीज़ को रिकॉग्नाइज़ किया जाएगा जिनका जो एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये चीज़ याद रखनी है। इसके अलावा इक्वल अपॉर्चुनिटी वगैरह रहे, इसलिए यहाँ पर जो फोकस है वो डायरेक्टली ऐसे नहीं किया जाता कि डायरेक्ट सबको कंपेरिजन करके एक रैंक दे दी। ऑन द बेसिस ऑफ द पॉपुलेशन यहाँ पर चीज़ें होती हैं।
ऑन द बेसिस ऑफ द पॉपुलेशन का मतलब है कि जो कैटेगरी होती है वो डिवाइडेड होती है ऑन द बेसिस ऑफ द पॉपुलेशन। जैसे आप यहाँ देखोगे कि जो सुपर स्वच्छ लीग है वो तो अलग है ही, इसके अलावा मोर देन 10 लाख वाला है वो यहाँ पे इस तरह से 3 लाख से 10 लाख और 50,000 से 3 लाख, ठीक है। और यही चीज़ जब नॉर्मल जो आपका रहता है अवार्ड, वहाँ पर भी इसी तरह से पॉपुलेशन बेस्ड जो है वो डिवीज़न देखने को मिलता है। इसके अलावा सेवरल न्यू एलिमेंट्स हैव बीन एडेड इन दिस ईयर असेसमेंट। ये भी याद रखना है कि ऊपर एक कैटेगरी नई तो बनाई गई है, तो पहला चेंज था। दूसरा चेंज ये है कि कुछ नई यहाँ पे जो ईयर के असेसमेंट के लिए कुछ नए एलिमेंट्स जोड़े गए। तो कैटेगरी जोड़ी गई, ये यहाँ से याद रखना है। अब एलिमेंट जोड़े गए, क्या एलिमेंट्स है? क्लीनलीनेस टारगेटेड यूनिट। तो ये इंट्रोड्यूस यहाँ पे हुआ है, क्लीनलीनेस टारगेटेड यूनिट, CTU। CPU नहीं, CPU इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, बट यहाँ पे CTU इज गोइंग टू बी द ब्रेन और द काइंड ऑफ असेसमेंट कॉल्ड स्वच्छ सर्वेक्षण 24-25। इसके अलावा एडॉप्शन ऑफ यहाँ पे संभव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता, ठीक है। संभव नहीं, स्वभाव। तो जो आपका स्वभाव है, जो आपका नेचर है, उसका स्वच्छता, उसका क्लीनलीनेस, और आपका क्या बोलते हैं, स्वच्छता ऑफ द संस्कार। तो आपकी जो वैल्यूज़ हैं, तो वैल्यूज़ और नेचर की यहाँ पे बात हो रही है। इसके अलावा स्कूल लेवल एवेल्युएशन जो है वो भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया। तो आपको 2-3 चीज़ें, CTU देखने को मिल रहा है, स्कूल लेवल अवेयरनेस, और ये वाली थीम, ठीक है, स्वभाव और संस्कार की यहाँ पे बात हो रही है। स्वच्छता को अलग लेवल पर ले जाया जा रहा है। इसके अलावा अगेन वही चीज़ जो मैंने पहले बोली कि यहाँ पे पहली जो रैंकिंग, नई तरीके की एक रैंकिंग कैटेगरी हो गई है जिसका नाम है सुपर स्वच्छ लीग। तो इसमें आप देख सकते हो, आपको 1-2 याद रखने हैं। जैसे मोर देन 10 लाख में इंदौर और सूरत का दबदबा हमेशा की तरह अभी भी कायम है। नवी मुंबई तीसरे नंबर पे है। एंड इसमें देखो नोएडा, चंडीगढ़, तो यहाँ नोएडा एटलीस्ट याद कर सकते हो UPPCS वाले लोगों के लिए। बाकी आप सिंपल इंदौर सूरत करके आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही 50,000 से 3 लाख वाले में न्यू दिल्ली जो है वो रहती है आपकी नंबर 1। तो ये आपका सुपर स्वच्छ लीग हो गया। इसके अलावा प्रेसिडेंशियल अवार्डीज स्वच्छता शहर इन 5 पॉपुलेशन कैटेगरीज। तो यहाँ पे अलग अलग पॉपुलेशन कैटेगरी, वही 10 लाख, 3 to 10 एंड देन 50,000 to 3 लाख। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा अहमदाबाद, भोपाल एंड लखनऊ। आपको याद करना भी आसान रहेगा। हमने ऊपर क्या देखा था, इंदौर और सूरत। यहाँ पे जो स्टेट है उनको रिवर्स कर देना है। इंदौर सूरत आपने ऊपर देखा था, है ना, 1 और 2। तो इंदौर यहाँ पे, इंदौर है MP में और ये है गुजरात में। तो गुजरात वाला नंबर 1 कर दो और MP वाला नंबर 2 कर दो इस वाली कैटेगरी में। तो इस वजह से क्या होगा, गुजरात वाला नंबर 1 कर दोगे तो अहमदाबाद आ जाएगा, और यहाँ का MP का नंबर 2 कर दोगे तो भोपाल आ जाएगा। एंड देन लखनऊ जो है वो आपका यहाँ पे तीसरे नंबर पे है। तो अगेन ऊपर हमने क्या देखा था कि नोएडा जो है वो इस वाले में नंबर 1 था। ये चीज़ आपको इस तरह से याद रखनी है, ठीक। तो ऐसे आप चीज़ें याद रख सकते हो। और यहाँ पे आपका लखनऊ नंबर 3 है मोर देन 10 लाख वाली कैटेगरी में। बाकी आप करोगे तो आपका कॉस्ट बेनिफिट खराब हो जाएगा, इसलिए आप इग्नोर कर सकते हैं। मिनिस्टीरियल यहाँ पे अवार्ड जो स्पेशल कैटेगरी में दिया गया है, तो स्पेशल इनिशिएटिव ऑफ द स्वच्छ महाकुंभ। तो महाकुंभ कहाँ हुआ था, तो उसकी स्वच्छता को यहाँ पे एक तरह से अप्रिशिएट और अप्रिशिएट करने के लिए, उसको मतलब एक तरह से है ना बढ़ाने के लिए प्रयागराज को यहाँ पे एक स्पेशल अवार्ड दिया गया विद रिस्पेक्ट टू द महाकुंभ, स्वच्छ महाकुंभ के लिए। इसके अलावा सफाई मित्र सुरक्षित शहर एक अवार्ड है, और ये यहाँ पे सुरक्षित सफाई मित्र सुरक्षित शहर, मतलब जहाँ पे सफाई मित्र की यहाँ पे बात हो रही है। और इसमें आपको देखने को मिलेगा कि आंध्र प्रदेश जो है, आंध्र प्रदेश स्टेट और विशाखापट्टनम सिटी है यहाँ पे। और दूसरा इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर मध्य प्रदेश है और मध्य प्रदेश का जबलपुर है। तो यहाँ पे जो सफाई मित्र सुरक्षित कैटेगरी है, यहाँ पे आपको आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश, AP MP, यू जस्ट नीड टू रिमेंबर AP एंड MP। AM जब सुबह सुबह होती है तो सफाई मित्र आपके सफाई करने आते हैं, तो इसी से AM में आते हैं, PM में थोड़ी ना आते हैं। PM तो बाद में होता है 12 बजे के बाद, है ना। तो AM में आते हैं। तो AM और दोनों में PP लगा दो, PP वाली गाड़ी लेके आते हैं कि स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, है ना। सॉरी फॉर द बैड बॉयज, आपको बस यहाँ पे ये चीज़ याद रखनी है कि AM और PM की बात हो रही है। AM पे आते हैं और PP वाली गाड़ी लेके आते हैं, दोनों PP लगा दो, AP MP आपको याद हो जाएगा। और यहाँ पे AP का जो है विशाखापट्टनम है और आपका जबलपुर है MP का। दिस इज हाउ द थिंग्स आर। एंड देन उत्तर प्रदेश वाले जो छात्र छात्राएं हैं वो थोड़ा इस पे ध्यान दे सकते हैं कि गोरखपुर यहाँ पे नंबर 3 है। ऊपर हमने देखा लखनऊ नंबर 3 था, और दूसरे वाले में जब हमने सुपर स्वच्छ लीग देखा था तो नोएडा नंबर 3 था आपका, नॉट नंबर 3, नंबर 1 था आपका 3 लाख से 10 लाख वाली कैटेगरी में, ठीक। इस तरह से UP वाली चीज़ें भी आप अलग से रडार में ले सकते हो। इसके अलावा मिनिस्ट्रियल अवार्ड में यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार को इस तरह से
स्वच्छ शहर ऑफ स्टेट यूटी जो है ऑब्लिक करके यहाँ पे श्रीविजयपुरम जो नई कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर का नाम चेंज किया गया था, तो वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरह से आप 2-3 टेबल की एक एक 2-2 पॉइंट याद कर सकते हैं। बाकी जिसकी ज़्यादा श्रद्धा हो वो पूरा पूरा याद कर लो, बट कॉस्ट बेनिफिट अच्छा नहीं है, तो कम करो, थोड़ा पढ़ो, आगे बढ़ो, है ना। इसके अलावा यूपी का जो अभी हमने ऊपर से मैंने यूपी का आपको अलग से हाईलाइट करके ग्रीन ग्रीन और वैसे करके बताया था, वही चीज़ एक बार फिर से आपके रिवीजन पर्पस के लिए। स्वच्छ सिटी अवार्ड जो है वो आपको पता है दिया गया वगैरह, तो लखनऊ यहाँ पे जो था वो 3rd पोजीशन पे है। हमने ऊपर देखा था कि इंदौर भोपाल के बाद आपको नॉट इंदौर भोपाल, आपका इस वाली कैटेगरी में अहमदाबाद और भोपाल के बाद आपका देखने को मिला था लखनऊ, तो इसलिए लखनऊ यहाँ पे है। बाकी आप यहाँ देख सकते हो बट नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, तो ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेंड देख सकते हो बट मैं यहाँ पे रिकमेंड नहीं करूँगा, आप सिंपली एक याद रखो लखनऊ वाला। इसके अलावा गोरखपुर यहाँ पे आपको देखने को मिला था, है ना, गोरखपुर है, उसकी 4th पोजीशन है नगर निगम में, और इस तरह से आपको चीज़ें देखने को मिल रही हैं। ठीक, गोरखपुर की 4th है 3 लाख से 10 लाख वाले में। तो यहाँ पे लेट मी चेक दिस, तो इस तरह से आपको गोरखपुर दिया हुआ है, बस ठीक है, यहाँ दिया हुआ है तो आप इसको देख सकते हैं। इसके अलावा इन द सर्वे प्रयागराज को एक अलग से क्लीनेस्ट गंगा सिटी का भी दिया हुआ है, और यहाँ पे स्वच्छ महाकुंभ का भी दिया हुआ है, हम पहले ही देख चुके हैं। इसके अलावा 4th पोजीशन सफाई मित्र वाले में यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, 4th है, 3rd है, ये एक बार कंफर्म कर लेना। ओके, इसके अलावा स्वच्छ भारत मिशन जो है वो आपको पता है, मैंने पहले ही बता दिया 2014 में हुआ था, और जो अर्बन 2.0 करके है वो 2021 में देखने को मिला था। स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 को यहाँ पे हुआ था। अगर आपको ये सब याद करना है निमोनिक की हेल्प से, तो आप एक वीडियो देख सकते हो, मैं पिन कर दूंगा, कॉमेंट्स में बता दूंगा। गवर्नमेंट स्कीम्स जो 2014 से लेके अभी तक 2022, 23, 24 तक जो भी स्कीम्स हुई हैं उनकी ईयर्स जो है वो आपको निमोनिक बेस्ड तरीके से याद करा दी जाएंगे उस वीडियो में। तो यूपीपीसीएस वाले इसको जरूर देख कर जाएं, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन क्रोनोलॉजी बेस्ड आने की बिल्कुल एक पीवाईक्यू वो थीम है, तो आप वो चीज़ कर सकते हैं। स्वच्छ भारत मिशन के मैंने बताया 2 पॉइंट हैं, अर्बन और रूरल। जो रूरल वाला है उसके अंदर आपको ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन मिलती है, लेकिन अब ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति हो गई है, उसके अंदर ये डिपार्टमेंट हो गया है, एंड फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू आपको ये डिपार्टमेंट कर लेना है। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स जो है वो अर्बन वाले को देखती है। इसके अलावा एक स्वच्छ भारत कोष भी है, यहाँ पे डेडिकेटेड फंड है फॉर दिस पर्टिकुलर स्कीम, CSIR और फिलेंथ्रोपिक डोनेशन यहाँ पे अट्रैक्ट किए जाते हैं। और 2021 में मैंने पहले ही बता दिया था, और अगर आप निमोनिक वाली वो वीडियो देखोगे तो मैं बताऊंगा कि 2021 वाज द ईयर ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन। क्यों? क्योंकि 2020 में कोविड की वजह से हमारे जो एफर्ट्स हैं वो इधर उधर हो गए थे, तो 21 में जब हम आए तो हमने कहा कि भाई फिर से सबका 2.0 लॉन्च करो, एंड दैट्स वाई वहीं पर आपको अलग अलग स्कीम्स का, उज्ज्वला योजना का 2.0, स्वच्छ भारत मिशन का 2.0, इस तरह से अलग अलग 2-3 स्कीम्स का 2.0 देखने को मिलेगा। और हम यहाँ पे फोकस करेंगे टोटल आपके ट्रांसफॉर्मेशन पर। तो ये चीज़ यहाँ पे आप ऐसे निमोनिक की हेल्प से आप उस वीडियो को देख सकते हैं, आपको चीज़ें याद हो ही जाएंगी कि कब कौन सी स्कीम आई थी। ठीक है, जैसे 2014 आप अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको डेमो दूं, तो 2014 में जब मैंने उसमें वीडियो में याद कराया कि कैसे करना है, तो मैंने बोला है गौ गंगा एंड ग्राम, गौ गंगा एंड ग्राम। ठीक है, तो गौ यानी आपका जो है गोकुल मिशन जो है वो आया था, गंगा यानी कि आपका यहाँ पे नमामि गंगे योजना जो है वो लॉन्च हुई थी। ठीक है, ग्राम यानी कि गांव, तो यहाँ पे सांसद आदर्श ग्राम योजना करके इसी टाइम पे आई थी। तो गौ गंगा ग्राम, और फिर ओवरऑल आपका इस तरह से आपका ओवरऑल साफ स्वच्छता हो जाएगी, और आपका इंक्लूसिविटी। ठीक है, ये तो हो गया आपका जी, फिर आपका एक, अब एच क्यों छोड़ दोगे, तो एच आ जाएगा, तो एच में आपका बेसिकली हो जाएगा जो है ये आपका स्वच्छता। ठीक है, ठीक है, हाइजीन हो जाएगा, स्वच्छता क्लीन मिशन। और जी और एच के बाद अगला आ जाएगा आई फॉर योर इंक्लूसिविटी। तो इंक्लूसिविटी के लिए क्या लेकर आएंगे, हम लेकर आए थे उस 2014 में आपका जनधन योजना। ठीक है, तो इस तरह से GHI की हेल्प से आप गौ गंगा ग्राम, हाइजीन एंड देन इंक्लूसिविटी, तो इस तरह से है, और यही उसका तरीका है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और ये क्योंकि फेज़ आता है इस तरह से क्वेश्चन यूपीपीसीएस में पूछे जाते हैं, क्रोनोलॉजी में भी आजकल पूछने लगा, तो आप इसको ध्यान रख सकते हो, देख सकते हो उस वीडियो को। प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना, ये स्कीम आई है फॉर द ओवरऑल रिफॉर्म्स एंड द रीजनल बैलेंस। तो इसमें कुछ एक तरह से इंस्पिरेशन ली गई है नीति आयोग के एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम से। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम में आपको पता है 100 जो है महत्वाकांक्षी जो आकांक्षी जिले होते हैं ना, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, वो यहाँ चुने जाते थे। ठीक है, तो वैसा ही यहाँ पर कुछ किया जा रहा है, जहाँ पर
पर 100 एग्रीकल्चरल बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स को चुना जाएगा और उनके विकास पर फोकस किया जाएगा। ये स्कीम 16 जुलाई 2025 को आपको देखने को मिलेगी कि यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर जी के कैबिनेट की मीटिंग में अप्रूव किया गया। 6 साल के लिए इस स्कीम को लाया जा रहा है और इस पीरियड में पूरा एक्शन प्लान होगा। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, डाइवर्सिटी, सस्टेनेबिलिटी, फार्मर इनकम, सब पे सब अच्छी अच्छी जो चीज़ें होती हैं उन पर फोकस किया जाएगा। आपका ओवरऑल डेवलपमेंट पर फोकस किया जाएगा। तो फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। 16 जुलाई 2025 अगर कर लो तो अच्छी बात है, 6 साल याद कर लेना है और आपका नीति आयोग की तरह 100 जिलों पर आपका फोकस है। ठीक है, 100 डिस्ट्रिक्ट्स विल बी सिलेक्टेड इन फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री और यहाँ पे लो परफॉर्मिंग वाले एग्रीकल्चरल डिस्ट्रिक्ट्स पर फोकस करना है। जैसे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में भी लो परफॉर्मिंग पे ध्यान दिया जाता है। ठीक है, और 1 डिस्ट्रिक्ट विल बी सिलेक्टेड फ्रॉम ईच स्टेट यूटी, तो एटलीस्ट एक तो हर स्टेट और यूटी से सिलेक्ट करना ही है। ऐसा नहीं है कि एक ही जगह के सारे कर दिए जहाँ इलेक्शन है, ऐसा नहीं करना है। इसके अलावा स्कीम जो है वो आपको पता है 6 साल के लिए है, तो 25-26 से लेके 30-31 तक रहेगी और इसके 3 पैरामीटर होंगे। जब ये 100 जिले हम चुनेंगे, 100 जो एग्रीकल्चरल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो उसमें एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है तो कम होगी उसी को चुनोगे, है ना, बढ़ाई का क्या चुनोगे। इसके अलावा लो क्रॉपिंग इंटेंसिटी, तो प्रोडक्टिविटी, इंटेंसिटी एंड क्रेडिट इंडर्समेंट, तो डिसबर्समेंट। तो आपको ऐसे याद रखना है कि पिक लेते हो ना, पिक्स लेते हो, पिक्चर लेते हो, मतलब स्नैप बनाते हो या फिर आप यहाँ पे सेल्फी लेते हो तो पिक लेते हो, PIC, तो उन्हीं को लेना है। मतलब पहले इनको लेना है इन जिलों को और फिर एक सेल्फी लेनी है, पिक लेनी है, PIC। तो प्रोडक्टिविटी, इंटेंसिटी और क्रेडिट डिसबर्समेंट, यू जस्ट नीड टू रिमेंबर दिस सर एंड मैम। इसके अलावा एनुअल फाइनेंशियल जो आउटले है वो 24,000 करोड़ है। ये थोड़ा ध्यान रखना। जनरली क्या होता है, जनरली जब आप ये चीज़ें याद नहीं करनी होती, वैसे आप जब एक वो देखोगे तो आपको मिलेगा कि जनरली 20,000 करोड़ दिए जाते हैं। जैसे नमामि गंगे है तो 20,000 करोड़ दिए गए थे 2014 में, तो 20,000 करोड़ इज़ अ वेरी डिसेंट नंबर, जनरली वो दिया जाता है। लेकिन अब क्योंकि महंगाई बढ़ गई है 2014 से अब तक, तो थोड़ा बहुत 24,000 करोड़ यहाँ आपको देखने को मिला है। तो ये थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा आउटले, और इस तरह से आप आउटले याद रख सकते हो। यहाँ पर जब इसको 6 से मल्टीप्लाई करोगे यू विल फाइंड 1.44 लाख करोड़। तो ये टोटल 6 साल में खर्चा होगा और 1.7 करोड़ किसानों को, 7 मतलब थाला फॉर द रीजन। अगर 1 या 2 कह दो तो कोई ध्यान नहीं देता, तो 1.7 कह दिया गया है। तो 1.7 करोड़ फार्मर फैमिलीज़ को फ़ायदा होगा, किसानों को नहीं, फैमिलीज़ को होगा। तो ये फैमिली में ×5 ×4 जो भी आप कर सकते हो बेस्ड ऑन द TFR ऑफ द रीजन। इसके अलावा यहाँ पे होगा क्या, देखो विकास की तो हमने बात कर ली। हमने ये कह दिया कि प्रोडक्टिविटी, इंटेंसिटी और इन सब के बेसिस पर चुन के वहाँ पे प्रोडक्टिविटी, सस्टेनेबिलिटी, डाइवर्सिटी और आपका फार्मर इनकम बढ़ाया जाएगा। बट कैसे बढ़ाया जाएगा, तो वही चीज़ हमेशा हो रही है कि कोऑर्डिनेशन। जैसे आपने अगर जो बिरसा मुंडा जी की जयंती पर आपको देखने को मिला था कि जो प्राइवेट PVTG मिशन वगैरह आया था, तो वहाँ पर भी यही कहा गया था कि अलग अलग मिनिस्ट्री कोऑर्डिनेट करेंगी। गति शक्ति मिनिस्ट्री भी यही, गति शक्ति वाला जो स्कीम है वो भी यही करता है कि अलग अलग मिनिस्ट्री प्रॉपर कोऑर्डिनेट करेंगी। यहाँ पर भी यही है कि 36 स्कीम को 11 सेंट्रल मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट की जो 36 स्कीम है, 36 का जिनका आंकड़ा है, उनको प्रॉपरली कोऑर्डिनेट किया जाएगा और यही इस स्कीम की खास बात है। इसके अलावा हर जिले में क्या होगा, डिस्ट्रिक्ट धन धान्य कृषि योजना कमेटी बनाई जाएगी जिसको चेयर करेंगे वहाँ के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, मजिस्ट्रेट, ठीक है, जहाँ पर जो भी है। और कुछ केसेस में जिला पंचायत के जो अध्यक्ष होते हैं, यानी कि डिस्ट्रिक्ट पंचायत के जो हेड होते हैं, उनको ये जिम्मेदारी दी जाएगी। बट इन सम केसेस ओवरऑल यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर या DDC या DC या DM जो होंगे वो डिस्ट्रिक्ट धन धान्य कृषि योजना के एक तरह से कमेटी के जो होंगे वो चेयरमैन या इस तरह से इसके मेन जो हेड होंगे। इसके अलावा जो मेंबर होंगे उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट और फार्मर होंगे। तो ओवरऑल यहाँ पे देखो सिर्फ ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर नहीं है, यहाँ पे आपको साइंटिस्ट और फार्मर्स भी देखने को मिल रहे हैं उस पर्टिकुलर जिले के, उस पर्टिकुलर रीजन के। इसके अलावा कमेटी जो है वो प्रॉपर यहाँ पे प्लानिंग करेगी फॉर द डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज़। तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज़ प्लान एक बनाया जाएगा इस कमेटी के द्वारा, जिसमें चेयरमैन होंगे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या और इस तरह से, और मेंबर्स ये सब होंगे। आपको इस तरह से एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर रोड मैप समझ में आ रहा होगा। ईच डिस्ट्रिक्ट प्लान विल बी अलाइंड विद द नेशनल प्रायोरिटीज़। तो नेशनल प्रायोरिटी के हिसाब से ऑब्वियसली किया जाएगा। और यहाँ पे स्टेट लेवल एक तरह से स्टीयरिंग कमेटी भी होगी, और ओवरऑल एक देखने के लिए हाई पावर्ड कोऑर्डिनेशन कमेटी जो होगी वो नेशनल लेवल पर होगी। तो यहाँ पे एक तरह से ऐसे ट्रायंगल बना के मेंस में अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी है, देन स्टेट लेवल आपकी स्टीयरिंग कमेटी है, एंड देन ओवरऑल कोऑर्डिनेशन कमेटी है आपकी हाई पावर्ड वाली, ठीक है।
तो इस तरह से है। और स्टेट लेवल बॉडी विल ओवरसी द रिसोर्स एलोकेशन, तो ये काम जो है रिसोर्स एलोकेशन और कोऑर्डिनेशन का काम ये देखेगी। और जो नेशनल लेवल होगा, नेशनल लेवल के अंदर दो तरीके की टीम होगी, एक जो आपकी मिनिस्टर जो इसको चेयर करेंगे और दूसरी जिसमें आपके रेलिवेंट सेक्रेटरीज ऑफिशियल और ये सब होंगे। तो ओवरऑल नेशनल लेवल में भी आपको देखने को मिल रहा है कि आपका परमानेंट एग्जीक्यूटिव और टेम्पररी एग्जीक्यूटिव के हिसाब से चीज़ें डिवाइड कर दी गई हैं। इसके अलावा हमने ये भी देखा कि नेशनल लेवल और ये सब देखा जा रहा है। 3 टियर्ड स्ट्रक्चर जो है वो इंश्योर करेगा कि ऑब्स्टिकल एनकाउंटर्ड जो है ये चीज़ें सही हो पाएँ, और ईच जो आपका सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट है जो लिंक किया जाएगा सेंट्रल और स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से भी। तो एक तरह से कन्वर्जेंस भी देखने को मिल रहा है अलग अलग मिनिस्ट्रीज़, अलग अलग डिपार्टमेंट्स का, और उसके साथ साथ अलग अलग स्टेक होल्डर्स का। जैसे यूनिवर्सिटीज़ भी यहाँ पे आ जाएंगी। ऊपर हमने देखा था रिसर्चर्स और फार्मर्स और साइंटिस्ट भी आ रहे थे, और यहाँ पे अब यूनिवर्सिटीज़ जो हैं तो यहाँ पे लिंक कर दी जाएंगी सेंट्रल और स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़, और इनको कहा जाएगा टेक्निकल नॉलेज पार्टनर। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे यहाँ पे विल बी लिंक्ड करके ईच सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट के अंदर ऐसे लिंकिंग भी किया जाएगा। तो ओवरऑल नीचे से देखो ऊपर की तरफ क्या हो रहा है, फॉरवर्ड मतलब वर्टिकल लिंकिंग हो रही है स्टेट और नेशनल लेवल पर, है ना, जो भी अधिकारी और जो भी पीएम और सीएम और ये सब लोग को मिला के, और नीचे वर्टिकल में हॉरिजॉन्टल में आपको देखने को मिल रहा है टेक्निकल नॉलेज पार्टनर और ये सब है। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है ओवरऑल सुपरविजन के लिए एक सेंट्रल नोडल ऑफिसर बनाएगी फॉर ईच सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट। तो एक सेंट्रल नोडल ऑफिसर है वो इस पूरे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल को देखेगा। तो इस तरह से आप निमोनिक नहीं, ऐसे कहानी इमेजिन कर सकते हो कि भाई एक वर्टिकल लिंकिंग है, एक हॉरिजॉन्टल है, और ओवरऑल सबको देखने के लिए सेंट्रल नोडल ऑफिसर आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरह से चीज़ें हैं यहाँ पे। और फ्रेमवर्क जो है वो प्रॉपर 117 यहाँ पे KPIs होंगे, और उसको देखते हुए इस पूरी स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और बाकी यहाँ पे सब बोल बच्चन टाइप की चीज़ें दी हुई हैं। आई होप आपको ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लिंकिंग जो है इस पर्टिकुलर स्कीम का वो समझ आ गया होगा। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है स्मार्ट सिटीज़ एंड अमृत मिशन ने भी यहाँ पे कहीं ना कहीं 10 साल कंप्लीट कर लिए हैं। तो 2015 में ये स्कीम्स आई थी, एंड डेट्स वाई इनके भी यहाँ पर देखने को मिले हैं 10 साल पूरे हो गए हैं। ठीक है, तो अगेन 2015 में कौन सी स्कीम्स हुई थी इसके लिए भी उसी वीडियो में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। 2015 भी उसी में है। तो अमृत मिशन जो था उसका फुल फॉर्म देखो, अमृत अटल मिशन फॉर द रिजुवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, और ये जो है आपको SCM स्मार्ट सिटी मिशन पता ही है। स्मार्ट सिटी मिशन के अंदर जो है 100 सिटीज़ को सिलेक्ट किया था, जहाँ पर उसमें जो आपका फिजिकल एक तरह से डेवलपमेंट, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट, स्मार्ट एंड सस्टेनेबल सॉल्यूशन डेवलप करने की बात यहाँ पे 25 जून 2015 को ये चीज़ हुई थी। इसके अलावा सिलेक्टेड इन द फेज्ड जो है नेशनल कॉम्पिटिशन के थ्रू ये 100 जो हैं वो यहाँ पे सिलेक्ट हुई थी। तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए, नेशनल कॉम्पिटिशन के थ्रू ये चीज़ें हुई थी। और फिजिकल प्रोग्रेस बहुत रिमार्केबल है 10 साल में। 95% ऑफ द प्रोजेक्ट्स, ये मेंस के लिए थोड़ा हो जाएगा, प्री में ऐसे चांसेस कम है, बट एज यू नो कि कुछ भी स्टेटमेंट में दे देते हैं तो थोड़ा देख सकते हो, अदरवाइज मेंस के लिए ज़रूरी है कि क्या अचीवमेंट्स रहे हैं। तो 95% ऑफ द प्रोजेक्ट्स वर सक्सेसफुली कंप्लीटेड इन जून 2025। तो आपको 10 साल में जो 95% प्रोजेक्ट्स है वो सक्सेसफुली कंप्लीशन इनका देखने को मिल रहा है, और जो बचे हुए 5% है यानी 437 प्रोजेक्ट्स, ये जो है फाइनल स्टेज ऑफ कंप्लीशन में है। ओवरऑल वी आर सीइंग के जो भी हमारे प्रोजेक्ट्स थे वो यहाँ कंप्लीशन की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, 95 हो चुके हैं। इसके अलावा इसमें हुआ क्या, देखो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में 84,000, आपको पता है 84 को उसकी परिक्रमा और 84,000 देवी देवता, ऐसे करके कुछ कीवर्ड्स, 84 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू यू कैन रिलेट इट विद द CCTV कैमरास, मेंस के लिए अगेन इंपॉर्टेंट है। और 1740 किलोमीटर का न्यू यहाँ पे स्मार्ट रोड्स और ये सब डेवलप हुआ है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक बसेज, वाईफाई हॉटस्पॉट्स और डिजिटल लाइब्रेरी, ये सब भी यहाँ पे डेवलपमेंट में देखने को मिल रहा है। इसके बाद यहाँ पर आता है अमृत जो है उसके अंदर आपको बेसिकली एक तो फुल फॉर्म जो मैंने पहले ही बता दिया, और ये भी लॉन्च हुई थी 2015 में। तो बेसिकली एक सिंपल सा लॉजिक है कि भाई जब ये 2015 का साल आया था, उस साल क्या हुआ था कि देखो टॉप लेवल पे स्मार्ट सिटी मिशन 100 सिटीज़ में हुआ था, अमृत आपका मिडिल लेवल पे हुआ था, 500 सिटीज़ के अराउंड यहाँ पे फोकस पे थी, और सबसे डाउन में यानी सबसे मतलब एक तरह से ग्राउंड लेवल पे आपका प्रधानमंत्री आवास योजना करके थी जो आपकी इस टाइम हुई थी 2015 में। इस तरह सा ट्रायंगल आपको देखने को मिला था। तो यहाँ पे जो फोकस था वो आपका नेशनल अर्बन मिशन के अंदर ये सब चीज़ें हुई थी। इंडियाज़ फर्स्ट वाटर सेंट्रिक
अर्बन मिशन था ये, जहाँ पर फोकस जो था ना वो रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, और उसमें भी वाटर और सैनिटेशन ये सब इस पर फोकस था। तो वो आपको बस यहाँ पे ये याद रखना है कि क्या चीज़ें फोकस पे थी। देखो, एक तो नॉर्मल वाटर था, एक सीवरेज नेटवर्क था, एंड देन आपका अर्बन, एंड देन आपका ग्रीन स्पेस। तो अर्बन में भी अर्बन ट्रांसपोर्ट, तो यूजी करके ये था, और WS था। इसी वजह से WSUG हम इसको करके याद कर सकते हैं। वाटर सैनिटेशन, जो आपको पता है मिनिस्ट्री भी है, और मतलब पहले मिनिस्ट्री भी थी और आपकी है ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, तो वाटर सैनिटेशन एंड आपका यूजी मतलब अर्बन ट्रांसपोर्ट और ग्रीन स्पेस। बट बाद में जब अमृत 2.0 लॉन्च हुआ था, जो मैंने पहले ऊपर बताया 2021 वगैरह में ये दोबारा 2.0 बहुत सारी स्कीम्स का हुआ था, तो उसमें अमृत भी थी। तो इस तरह से तब जो चीज़ें थी उसमें यूजी आपका कम फोकस पे होगा, वाटर एंड सैनिटेशन आगे ले जाया जाएगा। इस तरह से आपको चीज़ें याद रखनी है। लेकिन अभी हम जब अमृत की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे मैंने बताया कि 500 सिलेक्टेड सिटीज़ थी, और एक्चुअल नंबर जो है वो बाद में 485 हो गया ड्यू टू मर्जर ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज़ वगैरह। तो इस तरह से आपका 545 ये सब है। और इसके जो मेन ऑब्जेक्टिव है मैंने पहले ही बता दिया कि टैप वाटर का कनेक्शन ले जाना है, तो वाटर हो गया, देन सीवरेज कनेक्शन होना चाहिए, है ना। तो एक तरह से सैनिटेशन हो गया, वाटर एंड सीवर, एंड देन आपका U एंड G, U फॉर योर अर्बन ट्रांसपोर्ट एंड G फॉर योर ग्रीन स्पेस। तो ग्रीन स्पेस यानी ग्रीन ओपन स्पेस एंड पब्लिक अर्बन ट्रांसपोर्ट। इस तरह से आपको WSUG नाम के 4 पिलर देखने को मिलते हैं, एंड यू जस्ट नीड टू रिमेंबर दीज पिलर्स। और अमृत 2.0 का क्या यहाँ पे सक्सेस था और क्या चीज़ें थी, तो वो चीज़ दी हुई है कि 2 करोड़ हाउस होल्ड ने यहाँ पे टैप वाटर गेन किया, और 1.5 करोड़ यानी 1.5 करोड़ को सीवरेज फैसिलिटीज़ मिली, और यहाँ पे LED वगैरह थी। तो LED आप छोड़ो, ये 2 चीज़ें आप 2 करोड़ 1.5 करोड़ मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, UPPCS के लिए। बाकी जो है कभी इस तरह से डिटेल क्वेश्चन आपके चांसेस कम है, बट स्टिल थोड़ा बहुत आइडिया रहना चाहिए। तो इस तरह से हमने अमृत देख लिया, और आपका स्मार्ट सिटी मिशन देख लिया, वहाँ पे 95% और 5% देखा था, यहाँ पे 2 करोड़ और 1.5 करोड़। यू जस्ट नीड टू रिमेंबर लाइक दिस। इसके अलावा मराठा का जो मिलिट्री लैंडस्केप था वो अब आप यहाँ पे हो चुका है 44th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ठीक, तो इस तरह से आपके अब इंडिया के अंदर 44 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हो गए हैं। जो 43rd था वो आपका असम का मोइडम्स था, जो आपके असम के एक तरह से जैसे इजिप्ट के पिरामिड होते हैं, ऐसे ही ये आपके असम के मोइडम्स थे या होम डायनेस्टी से एसोसिएटेड थे। इनको 43rd आपका देखने को मिला था, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का दिया गया था रिकॉग्निशन, एंड नाउ वी हैव दिस काइंड ऑफ 44th। और ये कब हुआ? 47th वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की मीटिंग हुई थी, और उसमें ये डिसाइड किया गया कि भाई इंडिया की 44वीं हम यहाँ पे दे रहे हैं। इसके अंदर देखो 12 फोर्ट्स हैं, 11 महाराष्ट्र के और 1 तमिलनाडु का, जिसका नाम है जिंजी फोर्ट, है ना, जिंजी बोलेंगे इसको। तो आपको पता है जब आप एंग्लो मराठा वॉर वगैरह पढ़ते हो और ये कार्नेटिक वॉर वगैरह और इस तरह से चीज़ें पढ़ते हो, तो वहाँ पे बैटल ऑफ जिंजी भी आप देखते हो। तो कमेंट्स में बताओ बैटल ऑफ जिंजी किसके बीच में हुई थी और इसका जो आउटकम था वो क्या था। तो आपको यहाँ पे जिंजी फोर्ट देखने को मिलता है, एंड 12 ये देखने को मिलते हैं। आपको ये चीज़ें याद रखनी है। विद दिस इंडिया रैंक 6th ग्लोबली। जब बात होती है कि नंबर ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कितनी हैं, तो उसमें इंडिया 6ठे नंबर पे, 6th नंबर पे आपको देखने को मिल रही है। ऐसे ही इंडिया के अंदर यूपी के अंदर जैसे मेट्रो कितने हैं, तो वो 6 जगहों पर है। तो इस तरह से आपको 6 का आंकड़ा देखने को मिलता है। पहले भी आई दृष्टि के वीडियोज़ में मैंने ऐसी चीज़ें आपको याद कराई हैं, ठीक है। जबकि जो 7 है उतने इस बार के पद्म विभूषण थे, ठीक है। कितने थे? 7 थे। ये UPRO में पूछा गया था। ऐसे ही 9 का हमने देखा कि पहलगाम अटैक के बाद जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो 9 टेरर आउटफुट के हाइडआउट्स को यहाँ पे टारगेट किया गया था इंडियन आर्मी द्वारा। और ऊपर हमने देखा कि 9th एडिशन हुआ था स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड का। तो इस तरह से आपको चीज़ें याद रखनी है। यहाँ पे बात है 6 की। और सेकेंड यहाँ पे एशिया पैसिफिक जो है वो आपको देखने को मिल रहा है। एशिया पैसिफिक रीजन में वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की बात करें तो दूसरे नंबर पे इंडिया यहाँ पर आ चुका है। 44 साइट्स के साथ हमने ये आंकड़ा हासिल किया है। की हाइलाइट्स क्या हैं? जो मराठा मिलिट्री लैंडस्केप है, जो ऊपर भी लिखा था कि 12 इसमें फोर्ट हैं, 11 महाराष्ट्र में, 1 तमिलनाडु में। तमिलनाडु वाले का नाम जिंजी फोर्ट है, और ये आपको याद रखना है 17th-19th सेंचुरी की ये सब बातें हैं। मराठा मिलिट्री ऑपरेशन ट्रेड ये सब होता था। इसके अलावा 12 जो मेजर फोर्ट हैं, अब ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, मैचिंग वगैरह में आपको चीज़ें आ सकती हैं। स्टैटिक का ये पार्ट हो जाएगा, बट इंस्पायर्ड बाई योर करंट अफेयर्स। तो जिंजी फोर्ट तो मैंने बता दिया तमिलनाडु। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हो सलार,
सिवनेरी, तो सलार सिवनेरी SS, एंड देन आपका लोहगढ़, खांदेरी, रायगढ़, ठीक है। तो 2 गढ़ हो गए, लोहगढ़ और रायगढ़, और यहाँ पे एक राजगढ़। तो सलार सबरी अलग हो गया, ये आपके रायगढ़, राजगढ़, इस तरह से प्रतापगढ़। तो RRP है ना, RRP या RRPL, ठीक है, ऐसे कर लो, RRPL जैसे पोस्ट ऑफिस स्कीम होती है PLI, ऐसे RRPL इस तरह से। तो RRPL में क्या क्या है, रायगढ़, राजगढ़, प्रतापगढ़ एंड देन लोहगढ़, तो RRPL। और उसके अलावा खंडेरी और सुवर्णदुर्ग जो है वो अलग से है, तो सिवनेरी अलग है, सुवर्णदुर्ग अलग है, फिर पन्हाला, विजयदुर्ग और सिंधुदुर्ग। तो SSV करके आपके दुर्ग हो गए, सुवर्णदुर्ग, विजयदुर्ग और आपका ये तो सुवर्णदुर्ग और सिंधुदुर्ग एंड आपका विजयदुर्ग, ठीक है। SSV, RRPL, SSV और आपका सलार सिवनेरी, सलार सिवनेरी अलग कर लो, इसी में आप ये जोड़ दो, सलार सिवनेरी एंड पन्हाला SSP। तो आपके ऐसे निमोनिक बना दिया, देखो तुरंत बनाया है, पहले से भी नहीं बनाया था। SSP यहाँ पे हो गया आपका SSV और ये हो गया RRPL। RRPL में सारे जो है आपके गढ़ हैं, तो राजगढ़, रायगढ़ एंड देन आपका प्रतापगढ़ एंड देन लोहगढ़, इस तरह से हो गया। ये आपके दुर्ग हो गए, ये GAD गढ़ हो गए, ये दुर्ग हो गए, जिसमें आपका सुवर्णदुर्ग, विजयदुर्ग और सिंधुदुर्ग है। और जो सलार सिवनेरी और आपका पन्हाला है वो अलग है। पन्हाला मतलब जैसे पनहारा होता था, है ना, गांव वगैरह में पानी वगैरह जब बर्तन धुलते थे ऐसे करके, तो पनहारा ऐसे करके कुछ बोलते थे, तो पन्हाला हो गया एंड देन सलेर सिवनेरी हो गया। आई होप आपको याद हो गए महाराष्ट्र, और ये यहाँ पे जिंजी है, आप सिंपली याद रख सकते हो। फिर इसमें टेरेन टाइप पे भी कुछ मैचिंग वगैरह में पूछ सकता है, आपको समझना होगा इस चीज़ों को। तो यहाँ पे हिल फॉरेस्ट जो है वो आपका प्रतापगढ़ है, तो प्रतापगढ़ में आपको प्रताप जो है एक जब पहाड़ होगा तो पहाड़ फॉर प्रताप, ऐसे हिल और पहाड़, आप ऐसे पहाड़ वाला जंगल, तो प्रताप का जंगल भी है, ऐसे करके आप रिलेट कर सकते हो, ठीक है। पहाड़ भी है, जंगल है, P फॉर पहाड़, P फॉर प्रताप, और ये जंगल भी है। इसके अलावा हिल का प्लेट्यू, तो पहाड़ है बट प्लेट्यू है, हिल प्लेट्यू अजीब सा, तो अजीब सा पन्हाला, पन्हाला मतलब जहाँ से पानी जाने की रास्ता हो, ऐसे आप याद कर लो। तो वो कहाँ होगा, जहाँ हिल और प्लेट्यू एक साथ हो, इस तरह से। कोस्टल में विजयदुर्ग, तो आपको पता है रिसेंटली पोर्ट ब्लेयर की नई कैपिटल विजयपुरम कर दी गई, तो कहीं ना कहीं कोस्ट की बात होती है जब हम विजय की बात करते हैं, तो इस तरह से विजयदुर्ग जो है वो ये है। इसके अलावा आइलैंड बचे हुए जो अलग अलग हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दुर्ग है, देन एक और दुर्ग है एंड देन खंडेरी है, खंडेरी, ठीक है। ऊपर हमने खंडेरी शायद नहीं याद किया था जब ट्रिक करी थी, तो खंडेरी भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, और बचे हुए सारे हिल फोर्ट्स। आई होप आपको ये चीज़ याद हो गई। जिंजी जो है वो यहाँ हिल फोर्ट की कैटेगरी में आता है, थोड़ा बहुत आइडिया रखना, मैंने ट्राई किया है जितना हो सके याद हो जाए, ठीक है। तो SSP, SSV और RRPL, ठीक है। ये RRPL में रायगढ़, राजगढ़ है ना, लोहगढ़ एंड देन आपका P से था प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ जो है वो हिल फॉरेस्ट है, रिसोर्सेज हैं प्रताप के पास, है ना, नाम होता है ना प्रताप, तो प्रताप के पास पहाड़ है, P फॉर पहाड़, और रिसोर्सेज भी हैं। तो रिसोर्स कहाँ होते हैं, जंगल में। लेकिन पन्हाला पानी कहाँ से निकलता है, तो यहाँ पे प्लेटू से रिलेट कर दो, हिल प्लेटू। कोस्टल याद करा दिया, बाकी जो बचे हुए हैं वो सब हिल फोर्ट हैं, ठीक, इस तरह से याद कर लो। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI ने प्रोजेक्ट करा, यहाँ पे प्रोटेक्ट करे हैं 8 फोर्ट, इनमें से मतलब 12 में से 8 जो है वो प्रोटेक्टेड हैं अंडर द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, और गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र करती है 4 को। तो ये बहुत ज़्यादा डिटेल में अगर स्टेटमेंट बनाए जाएंगे तो इससे आपका क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे बेस्ड ऑन द क्राइटेरिया 4 एंड 6 जो है वो आपको देखने को मिला है, जो ये डिक्लेयर किया गया है, क्योंकि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के क्राइटेरिया होते हैं। तो क्राइटेरिया नंबर 4 और 6 में इसको कवर किया गया है। 4 में जो है वो है आपका मिलिट्री आर्किटेक्चर और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें, और 6 में है वो आपका हिस्टोरिकल इवेंट और कल्चरल ट्रेडिशन है। तो कल्चर हिस्ट्री से जोड़ के आपका 6 है, और 4 है आपका नॉर्मल आर्किटेक्चर। तो समझ रहे हो, तो आर्किटेक्चर और हिस्ट्री और कल्चर ऐसे करके AHC करके आप याद रख सकते हैं क्राइटेरियाज को। और इसके अलावा 6ठी पोजीशन इंडिया की हो गई है ग्लोबली, और 2nd हो गई है एशिया पैसिफिक में। इंडिया की 62 प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो आपकी टेंटेटिव लिस्ट में ऐड हैं ऑलरेडी। टेंटेटिव लिस्ट मतलब जो हो सकती है, और सिंस 2005 यूनेस्को यूज अ सिंगल 10 यूनिफाइड क्राइटेरिया जो होता है, जिसका 4 और 6 जो है वो इसमें यूज़ किया हुआ है, ठीक है। तो आर्किटेक्चर वाला एंड देन मिलिट्री आर्किटेक्चर वाला 4 है, और 6ठा वाला है हिस्ट्री और कल्चर, ये हमने ऊपर AHC करके याद कर लिया है ऑलरेडी। साइट मस्ट मीट एट लीस्ट वन ऑफ दीज क्राइटेरिया, यहाँ तो दो ही क्राइटेरिया कर लिए हैं अचीव। एवेल्युएट किया जाता है, एडवाइजरी बॉडी आपको देखने को मिलती हैं ICOMS और IUCN। अब यहाँ पे देखो 2 तरीके की साइट्स होती हैं, नेचुरल और आपकी
कल्चरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट, और एक होती है मिक्स्ड, जैसे इंडिया में इकलौती मिक्स्ड है जो है आपकी कंचनजंगा। तो जो इस तरह से आपको अलग अलग बॉडी, जैसे नेचर कंजर्वेशन वाली है तो IUCN उसको एडवाइजरी बॉडी को इवेल्युएट, मतलब उसको इवेल्युएट करता है साइट को, फाइल को, जो साइट वाली फाइल है। और इकोमॉस जो है वो आपकी कल्चरल मॉन्यूमेंट्स को देखता है, और इक्रोम जो है, इक्रोम वो आपका प्रिजर्वेशन एक्सपर्टीज और ट्रेनिंग यहाँ पे उसकी यहाँ पे होती है, ठीक है। इसके अलावा फाइनल डिसीजन जो है वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी लेती है जब एनुअल सेशन होता है, जैसे अभी हमने ऊपर देखा था 47th सेशन था, अगर आप यहाँ देखोगे 47th वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की मीटिंग में ये चीज़ फाइनल हुई। तो एडवाइजरी बॉडी ये है, देन फाइनल डिसीजन इज वाई वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी WHC, और हमने ऊपर देखा WHC नहीं AHC क्राइटेरिया है, जिसके तहत आपको देखने को मिला था A फॉर आर्किटेक्चर, मिलिट्री आर्किटेक्चर, H फॉर हिस्ट्री एंड कल्चर। तो ये छठे में है हिस्ट्री कल्चर, ये 4th में है, आपको ऐसे याद रखना है। इंडिया इज करंटली अ मेंबर ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी और फॉर द टर्म 2021 से 25। तो ये आपको डायरेक्ट रोल यहाँ पे दिया गया इंडिया, क्योंकि अब यहाँ पे इंडिया भी इसका मेंबर है इस वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का 21 से लेके 25 तक। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि इंडिया इनमें से किसका रिसेंटली मेंबर है अभी प्रेजेंटली, तो आपको याद रखना है कि वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी में इंडिया मेंबर है 21 से 25 तक के टाइम पीरियड में। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं डायरेक्ट रोल भी इंडिया ने प्ले करा इसके सपोर्ट में, क्योंकि इंडिया में मेंबर है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की जो 47 सेशन हुआ वो आपका यूनेस्को में देखने को मिला, ठीक है। आपका सेशन ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का सेशन हुआ, यहाँ इसको हेड किसने किया, जो निकोले नेनोव जो हैं बुल्गारिया के, ये यहाँ पे देखने को मिले। तो नाम कभी कभी इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे 80th सेशन के जो UN जनरल असेंबली के कौन है आपके सेक्रेटरी जनरल, ये आप कमेंट्स में बताएंगे, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो यहाँ निकोलो जैसे निकोलो टेस्ला है, या निकोलस पूरन जो है एक क्रिकेटर का नाम है, ऐसे निकोले नैनोव, ठीक है, निकोले नैनोव। तो निकोना होता है ना, जैसे प्याज को निको रहे हैं ऐसे गांव में और ऐसे शहरों में, छोटे छोटे शहरों में, कस्बों में बोलते हैं, तो निकोले, तो ऐसे निकोले नैनोव आपको यहाँ पे याद रखना है। और यहाँ पे जो ये मीटिंग हुई थी, ये जो मीटिंग हुई थी वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी वाली, तो यहाँ पे इस कमेटी ने 26 नई साइट वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में ऐड करी, जिसमें हमें पता है कि हमारा तो एक का कोटा हो गया, हमने तो हमारी यहाँ की तो एक हो गई जो हमने मराठा लैंडस्केप वगैरह देखा। यहाँ पे 21, 4 और 1 करके यहाँ पे और ऐड करी गई हैं, वो जो हमारे काम की नहीं है, बट आपको थोड़ा बहुत आइडिया कि हाँ ठीक है, उनमें से वन ऑफ देम वॉज इंडियन। कमेटी ने फिर ये सब करी थी, तो यहाँ पे मैचिंग वगैरह में आ सकता है कि 3 अफ्रीकन साइट्स को रिमूव भी किया है, रेन फॉरेस्ट ऑफ आपका ये मेडागास्कर और यहाँ पे इजिप्ट की, और ये तो मैंने पहले भी बताया है, पहले भी निमोनिक बता के कराया था, LEM याद रख सकते हो। यहाँ पे L स्टैंड्स फॉर योर लीबिया, देन इजिप्ट एंड देन मेडागास्कर, ठीक है। लैम जो है लेम होता है ना, लेम, लेट मी डू दिस, तो लेम मी डू दिस, एंड देन लेम में आपका लीबिया जो है वहाँ पे ओल्ड टाउन, तो ये करके ओल्ड टाउन ऑफ आपका घेडम्स है, एंड देन अबू मेना करके आपका ये है, एंड देन आपका मेडागास्कर में ये है अटसी ननाना, तो जैसे बनाना होता है। और आपको पता है कनाडा में जब G7 की मीटिंग हुई तो वो बनाना किस बनाना करके कुछ वो जगह का नाम था, तो मैंने उसको बनाना ऐसे करके किस बनाना करके कर लिया था। यहाँ पे अटसा निनाना करके है, तो आपको ऐसे अटसी ननाना करके याद रख लेना है। लैम में इन चीज़ों को ऐड करना, ये ऐड रिमूव हुई हैं, तो कहीं ना कहीं स्टैटिक में मैचिंग के फॉर्म में आपकी इजिप्ट ये जो साइट्स हैं उनका नाम आ सकता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इसके अलावा 3 साइट्स इन दीज कंट्रीज हैड बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम द लिस्ट, अभी तक की ये जो बात है, और 1/3 ऑफ द साइट्स इंस्क्राइब्ड इन 2025 आर लिंक टू द प्री हिस्ट्री वगैरह। तो आप कहीं ना कहीं देख रहे हो हिस्ट्री का यहाँ पे फोकस देखने को मिल रहा है, तो ये सब पूछेगा नहीं, बट ठीक है। और जो 48वां सेशन है वो कहाँ होने वाला है, बुसान रिपब्लिक ऑफ कोरिया में, साउथ कोरिया में होने वाला है, बुसान में। तो यू जस्ट नीड टू रिमेंबर दिस एज वेल कि अगला सेशन कहाँ होने वाला है। जैसे UPRO में क्वेश्चन आया था कि अगला जो ग्लासगो नहीं, जो अगला कॉमनवेल्थ गेम्स है वो कहाँ होने वाला है, तो ग्लासगो आंसर था। तो इस तरह से ये भी पूछा जा सकता है कि 47वीं कहाँ हुई है, 48वीं कहाँ हुई है। 47वीं हमें पता है कि पेरिस में आपको देखने को मिली, ठीक है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये है आपका 47th जो हो चुका है, और 48th जो है वो आपको देखने को मिलेगा बुसान साउथ कोरिया में। तो ये हो गया। इसके अलावा खमेर रफ एग्जीक्यूशन साइट जो है कंबोडियन, उसको भी यहाँ पे ऐड किया गया है। खमेर रोग जो आपकी टॉर्चर एंड एग्जीक्यूशन साइट है, तो ये आ सकता है कि कहाँ पे है, कंबोडिया में है। कंबोडिया से रिलेटेड जो मंदिर वगैरह हैं वो क्वेश्चन में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हुए हैं, दैट्स वाई ये न्यूज़ यहाँ पे ऐड करी गई है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन डिस्ट्रिक्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है SDG इंडेक्स रिपोर्ट आया, कौन लाता है SDG रिपोर्ट, आपको पता है नीति आयोग, ठीक है। तो वही है, नीति आयोग लेकर आएगी ऑब्वियसली।
लेकिन ये नॉर्थ ईस्ट रीजन का है और ये सेकेंड एडिशन है। तो नंबर पूछ लेता है, जैसे हमने देखा था स्वच्छ भारत वाले का 9th है, ये यहाँ पे सेकेंड देखने को मिलेगा रिपोर्ट जो है वो आई है। और ये नॉर्थ ईस्ट रीजन के डिस्ट्रिक्ट का एसडीजी इंडेक्स एक तरह से देखती है। नीति आयोग के साथ यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन यानी मिनिस्ट्री ऑफ डोनर है, प्लस यहाँ पे यूएनडीपी है, क्योंकि आपको पता है ओरिजिनल जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और ये सब काम है ये यूएनडीपी का है। तो ये सब मिलके इस रिपोर्ट को एक तरह से निकाल रहे हैं। सेकेंड एडिशन है, ये नंबर यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यहाँ पे फ्रॉम ऑल द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स से और नीति आयोग से ये सब चीज़ें करी जाती हैं। ऑब्वियसली ये करी ऐसा ही होगा। इसके अलावा इंडेक्स जो है इसके बारे में तो आपको पता है, अगेन वही चीज़ें रिपीटेड बार बार लिखी हुई हैं। और ये इंडेक्स जो है वो 121 आउट ऑफ 131 यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, 8 जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उसमें 131 जिले हैं टोटल, और उसमें से 121 के अंदर आपको देखने मिलेगा क्या कि ये जो है इंडेक्स वहाँ पे कवर जो है वो करता है। तो इस तरह से आपको ये चीज़ भी याद रखनी है। इसके बाद जो सुमन बेरी हैं वो आपके वाइस चेयरमैन हैं नीति आयोग के, ये याद रखना है, ठीक है। वाइस चेयरमैन ये हैं और चेयरमैन जो होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर खुद होते हैं। तो ये चीज़ें हैं। इसके अलावा मैंने यहाँ पे ये आपको रिजल्ट एंड फाइंडिंग में थोड़ा बहुत कि सबसे ज़्यादा जो है वो आपको देखने को मिलेगी। रेंज जो यहाँ दी हुई है कि 58 का स्कोर है आपका अरुणाचल में लॉन्गडिंग से, और लॉन्गडिंग वैसे तो लॉन्ग है लेकिन स्कोर जो है वो बहुत शॉर्ट है, 58 है, और ये सबसे कम स्कोर भी है। तो लॉन्ग का शॉर्ट स्कोर है 58, ठीक, इस तरह से याद कर लेना। और आपका मिजोरम के अंदर, और ये अरुणाचल में है, ठीक है। तो अरुणाचल आपको पता है ये आपका चाइना से कन्फ्लिक्ट में रीजन रहता है, तो वहाँ पे काफ़ी कम है। और ये एक तरह से जब आप इंडिया चाइना इश्यूज़ वगैरह लिख रहे हो तो आप कह सकते हो कि वहाँ पे देखो कम है स्कोर इस तरह से। और यहाँ पे हनाथियल, ठीक है, हनाथियल करके जगह है, हनाथियल, ठीक है। कोई होता है रियल, कोई होता है नॉन रियल, कोई होता है हनाथियल, ठीक है। तो हनाथियल जो है वो मिजोरम में, और यहाँ का स्कोर 81 है। ये रेंज है, यानी ये मैक्सिमम है और ये मिनिमम है, यू जस्ट नीड टू रिमेंबर। इसके अलावा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा अचीवर, फ्रंट रनर, परफॉर्मर और आपका एस्पिरेंट। अफपा जैसे अफवाह होती है, ये अफपा है। अफपा में सबसे पहले अचीवर है जिसने पूरा अचीव कर लिया है, 100 जिसका स्कोर है। एक है आपका फ्रंट रनर एफ से, एंड देन आप सब पी से है जो परफॉर्मर है, और लास्ट में एस्पिरेंट है। एस्पिरेंट जैसे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में जो सबसे गया गुजरा होता है उसको एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट बोल देते हैं, ऐसे यहाँ पे एस्पिरेंट है और ये अचीवर है, बीच में फ्रंट रनर और आपके परफॉर्मर हैं 50, और ये सब स्कोर देख लेना। यहाँ पे टॉप 10 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, मैंने पहले ही बता दिया। हनाथियल जो रियल जो है विनर, वो आपका रियल जो है वो थियल है, यानी हनाथियल है, मिजोरम में ये है। मिजोरम जो है आपको देखने को मिलता है, एंड देन आपको फिर आप इनको इग्नोर कर सकते हो बाकी पॉइंट्स को, लास्ट वाला अभी हम देख लेंगे। तो ऑल डिस्ट्रिक्ट्स इन मिजोरम, सिक्किम, त्रिपुरा हैव अचीव्ड द फ्रंट रनर स्टेटस। ये एक फैक्ट आप थोड़ा ध्यान रख सकते हैं कि जब नॉर्थ ईस्ट देखते हो तो वहाँ पर मेघालय सबसे पहले आता है, उसको छोड़ देना है, देन त्रिपुरा, मिजोरम, फिर मणिपुर में कन्फ्लिक्ट चल रहा है उसको भी छोड़ देना है, और ऊपर सिक्किम को ऐड कर लेना है। तो ऐसे TMS जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, फ्रंट रनर में है सारे जिले। इसके अलावा मिजोरम हैज़ द हाईएस्ट स्कोरिंग डिस्ट्रिक्ट जो हमने हनाथियल देखा, और अरुणाचल प्रदेश में सबसे लोएस्ट वाला है जो हमने लॉन्गडोंग देखा, लॉन्गडिंग। तो नाम उसका लॉन्ग है बट उसका स्कोर जो है वो काफ़ी शॉर्ट है, इस तरह से निमोनिक बना के याद रख सकते हो। सिक्किम हैज़ द नैरोएस्ट रेंज, जो 5.5 की नैरोएस्ट रेंज सिक्किम की है। तो इस तरह से कुछ डिटेल, फिर अगेन वही चीज़ें अरुणाचल में सबसे ये मतलब स्कोर वगैरह इतना डिटेल आपको याद करने की जरूरत नहीं है। ओवरऑल SDG जो है वो यहाँ पे गोल वाइज भी चीज़ें दी हुई हैं, ओवरऑल नीति आयोग जो है वो करता है, इसी चीज़ है। इसके अलावा 2015 में मैंने आपको बताया बहुत सारी स्कीम लॉन्च हुई, उनके यहाँ पे 10 साल हुए हैं, तो डिजिटल इंडिया भी उस कैटेगरी में है। 1 जुलाई 2015 को ये स्कीम आई थी। तो क्योंकि ये सारी स्कीम्स लाइन से 10 साल पूरे कर रही हैं, तो इनके डिटेल वगैरह थोड़ी देख लेना कि किसका 25 जून है, किसका 1 जुलाई है, और किसका 2 अक्टूबर 2014 था। तो इस तरह से भी याद रखना। इसके अलावा यहाँ पे डिजिटल इंडिया मिशन 10th एनिवर्सरी हुई है, ठीक है। इसका जो मोटो है वो है पावर टू एम्पावर, ठीक, सिंपल याद रखना, बिल्कुल इंपॉर्टेंट। इसके अलावा यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द स्टेट ऑफ इंडिया डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट, इंडिया हैज़ नाउ रैंक 3rd ग्लोबली इन टर्म्स ऑफ द इकोनॉमी डिजिटाइजेशन। तो एक इकोनॉमी जो इंडिया की है वो हम कहते हैं कि 3rd बहुत जल्दी बन जाएगा। नॉर्मल इकोनॉमी को हम बोलते हैं कि 3rd बहुत जल्दी बन जाएगा, अभी हम 4th बन गए हैं, है ना, जापान को पीछे करते हुए, ठीक है। जर्मनी और ये सब आगे, जर्मनी भी कुछ साल में हम कर देंगे, ब्रिज करेंगे, एंड देन हम 3rd और 2nd का बीच का गैप ब्रिज करेंगे। तो ये सब इकोनॉमी की बात है, लेकिन जब डिजिटलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी है तो हम 3rd ऑलरेडी आ चुके हैं। ऐसे याद रखना कि यहाँ तो 3rd बाद का फ्यूचर प्लान है, लेकिन यहाँ 3rd आ चुके हैं डिजिटल वाले में। डिजिटल इंडिया कॉन्ट्रीब्यूटेड 11.74% टू द नेशनल इनकम। तो इस तरह से ये प्रीलिम्स और मेंस ओरिएंटेड चीज़ें हो जाती हैं थोड़ी सी, बट ठीक है। इसके अलावा 2030 में 1/5 जो कंट्री होगी वो यहाँ पे डिजिटलाइज और डिजिटल पे बेस्ड हो जाएगी। तो ये
ये सब है, और की माइलस्टोन जो है वो आप यहाँ देख सकते हो। इसके अलावा डिजिटल गवर्नेंस टू ग्लोबल डिजिटल लीडरशिप, ये वाला जो है हमारा फोकस यहाँ देखने को मिला, इंडिया फर्स्ट एंड इंडिया फॉर द वर्ल्ड। और टेलीकम्युनिकेशन, इंटरनेट, ब्रॉडबैंड, तो इस तरह से कुछ कुछ डेटा दिया हुआ है। 5G कनेक्टिविटी, भारत नेट, डिजिटल की जब बात होती है तो भारत नेट का नाम यहाँ पे है, क्योंकि अराउंड 2.5 लाख ग्राम पंचायत हैं, तो ओवर 2,18,000 ग्राम पंचायत यहाँ पे हैव बीन कनेक्टेड। तो ये भारत नेट प्रोजेक्ट की यहाँ पे एक तरह से सराहना है। एंड देन कॉमन सर्विस सेंटर जो है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रहे हैं, अराउंड 5,60,000 यहाँ पे देखने को मिलते हैं। डिजिटल फाइनेंस इंक्लूजन, UPI ट्रांजेक्शन काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं ओवरऑल, मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। नोटेबली UPI इज नाउ बीइंग यूज्ड इन द मोर देन 7 कंट्रीज, तो ये भी है कि मोर देन 7 कंट्रीज, 7+ कंट्रीज में UPI आपको देखने को मिल रहा है। प्लस इंडिया में अभी जो ओवरऑल डिजिटल ट्रांजेक्शन है उसमें UPI का जो अपना हिस्सा है वो बहुत ज़्यादा है। आधार अपने आप में एक फाउंडेशन का काम करता है KYC वगैरह में। एंड देन डिजी लॉकर वगैरह जो इनिशिएटिव है, 53 करोड़ लोग यूज़ कर रहे हैं डिजिटल, तो समझ रहे हो, तो 140 करोड़ में अराउंड 53 करोड़ आर यूजिंग डिजिटल लॉकर। उमंग ऐप इज़ देयर, तो इतने सारा ये है। डिजिटल लिटरेसी के लिए PMG दिशा। एंड देन आपका DBT से 44 लाख करोड़ रुपए ट्रांसफर हो गया। तो इस तरह से मेंस ओरिएंटेड ये थोड़ा कंटेंट था, बट आपको स्कीम जो है वो थोड़ा आइडिया रहना चाहिए। इसके अलावा स्ट्रेटेजिक टेक्निकल कैपेबिलिटीज़, इंडिया AI मिशन जो है 2023 में लॉन्च हुआ था, और जॉइंट इनिशिएटिव है माइटी और नेस्कॉम का, ठीक है। 10,000 करोड़ यहाँ पे जो आउटले है वो इंडिया AI मिशन को दिया गया था। इसके अंदर की जो कंपोनेंट हैं वो आपको 5 देखने को मिलते हैं, और मेनली पेस्टल वगैरह लगा दो कि भाई AI फॉर पीपल, सबसे पहले आपका AI यहाँ पे देखो कॉमन कंप्यूटर फैसिलिटी, तो ये सबसे पहले एक तो कंप्यूट फैसिलिटी होनी चाहिए जिसके अंदर ग्राफिक्स और ये GPUs के लिए हम यहाँ पे पैसा देंगे। देन AI का कोर्स, ओवरऑल जो डेटा सेट प्लेटफॉर्म है, ये कोर्स पैसे वाला कोर्स नहीं है, ये डेटा का कोर्स है, ठीक है। कोर्स मतलब एक तरह से स्टोरेज, एक तरह से भंडार। AI सेफ्टी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया भी यहाँ पे अपकमिंग है, इनोवेशन सेंटर। एंड देन आपका डेवलपमेंट, एप्लीकेशन डेवलपमेंट इनिशिएटिव। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन जो है वो यहाँ पे, इसका आउटले 76,000 करोड़, मैंने क्या बोला था, 24,000 करोड़ जो है वो आपका धन धान्य वाले को दिया जा रहा है, और 1.44 लाख करोड़ के अराउंड वो 6 साल में हो जाएगा। तो मैंने बोला 20 जनरली होता है, लेकिन आजकल क्या हो रहा है, 20 को क्रॉस करते हुए कुछ कुछ इनिशिएटिव हो रहे हैं, तो 24 वहाँ और 24 का ही मल्टीपल होता है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। मेरी मैथ थोड़ी वीक है, तो यहाँ पे 76 भी इसी से रिलेटेड बनता है, ठीक है, ठीक। तो इस तरह से आपको याद रखना है, मतलब ऐसे याद कर लो, जो भी है बनता हो ना बनता हो। 24 और 76, तो 24,000 करोड़ उसका था, 76,000 करोड़ इसका है, ऐसे करके याद रख सकते हो। यहाँ पे 6 सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट जो है वो आपको देखने को मिलते हैं, अप्रूव हो चुके हैं। वैसे भी सेमीकंडक्टर प्लांट जो है अभी 6ठा जो है वो नोएडा में बन रहा है, उसके पहले आपको 4 देखने को मिलेंगे गुजरात में, और 1 देखने को मिलेगा असम में। तो ये सब सेमीकंडक्टर जो इंडस्ट्री है वो डेवलप हो रही है। सेमीकॉन इंडिया विल बी ऑर्गेनाइज्ड अंडर द सेमीकंडक्टर मिशन, तो ये सब आपको मिनिस्ट्री वगैरह पता होनी चाहिए। ऐसे ही पिलर ऑफ डिजिटल इंडिया, 9 की पिलर हैं डिजिटल इंडिया के, तो सिंपल से जो हमने ऊपर जैसे अलग अलग चीज़ें देखी, यहाँ पे भी ब्रॉडबैंड, हाईवेज एंड यूनिवर्सल एप्लीकेशन, पब्लिक इंटरेस्ट, और ये सब ऐसे आप पढ़ सकते हो। यहाँ पे कुछ ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। ई क्रांति इंपॉर्टेंट रहता है, ई क्रांति जो है वो आपका इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी ऑफ सर्विस जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा ओवरऑल ये इस तरह से मेंस में भी इस साल क्वेश्चन आया था, तब यही चीज़ें यूज़ करनी थी कि ऐसे ट्रायंगल बनाना था, ठीक है। इवन ये मैं अपना ही केस बता रहा हूँ कि जब डिजिटल इंडिया पे क्वेश्चन था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ये था, ठीक है। तो इसके अंदर मैंने ऐसे ही, मतलब ये चीज़ डायग्राम फॉर्म में मेरे को पता है कि भाई डिजिटल ओवरऑल क्या चाहिए, एक तो डिजिटल डिमांड चाहिए ताकि लोग डिमांड करें, ठीक है। एक फिर डिजिटल डिमांड तो लोग कर रहे हैं, ऊपर से हम क्या करेंगे, हम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे ताकि मतलब सिस्टम तैयार हो। तो ये सप्लाई हो गई, सप्लाई विल बी टेकन केयर बाय डिजिटल सप्लाई, है ना। यहाँ पे डिजिटल डिमांड है वो जनरेट होगी, और ओवरऑल इन दोनों को कब होगी ये चीज़, जब ओवरऑल डिजिटल एम्पावरमेंट ऑफ सिटीजन होगा। तो डिजिटल डिमांड, डिजिटल सप्लाई थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, एंड ओवरऑल वी हैव द डिजिटल एम्पावरमेंट। तो इस तरह से आप चीज़ें समझ सकते हो। नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी 2025 आई, यूनियन कैबिनेट ने इसको अप्रूव करा, प्राइम मिनिस्टर जी की अध्यक्षता में ये अप्रूवल मिला। नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी, खेलो इंडिया पॉलिसी भी इसको बोल रहे हैं, तो ये चीज़ याद रखना, खेलो इंडिया पॉलिसी, इसने रिप्लेस किया, ये इंपॉर्टेंट है। 2001 में आई थी लास्ट पॉलिसी, तो अराउंड 25 साल हो चुके हैं लास्ट पॉलिसी को आए हुए, तो रिप्लेस किया है नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी 2021 को। और यहाँ पे ओवरऑल इंडिया को ग्लोबल स्पोर्टिंग पावर हाउस, इस तरह की क्वेश्चन मेंस में आते हैं, क्योंकि स्पोर्टिंग पावर हाउस और इस तरह से जो बोल बच्चन होता है वो मेंस के लिए इंपॉर्टेंट होता है। प्रीलिम्स में आप सिंपली इसको कीवर्ड वगैरह पढ़ सकते हो। 5 पिलर हैं, जैसे ऊपर डिजिटल इंडिया के 9 पिलर थे, इसके 5 पिलर हैं। तो ये नंबर भी कभी कभार मूड खराब हो एग्जामिनर का या डिटेल में पूछना होगा तो पूछ सकता है, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मेंस के लिए पता रखो 5 पिलर हैं।
यहाँ पे ग्लोबल स्टेज में जाना है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी करना है स्पोर्ट्स से ही सोशल डेवलपमेंट भी करना है, स्पोर्ट्स से ही लोगों का मूवमेंट क्रिएट करना है, अवेयरनेस जनरेट करनी है, ठीक है, और स्पोर्ट्स को इंटीग्रेट करना है एजुकेशन में। तो इस तरह से एजुकेशन और स्पोर्ट्स को मिलाने की बात भी यहाँ पे हो रही है। इसके अलावा स्ट्रेटेजिक इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क जो है उसके अंदर नेशनल मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क जो होगा उसके अंदर KPIs वगैरह को, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर को लिया जाएगा। होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच यहाँ यूज़ होगा। होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच क्या होता है कि जैसे मल्टीपल, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति जो बनाई गई थी, तो वो कैसे बनाई गई, दो अलग अलग चीज़ों को मर्ज करके हमने एक जब बनाया, तो इसको कहते हैं होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच। तो वो यहाँ पे स्पोर्ट्स पॉलिसी देखने को मिला है, उसमें मिलेगा 2001 और 2000 अभी वाला याद रखना। SIR हुआ बिहार में आर्टिकल 324 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। ये जो इलेक्शन कमीशन है वो इलेक्शन को यहाँ पे सुपरिंटेंडेंस डायरेक्शन कंट्रोल का काम करता है, ठीक है। ऐसे ही 24 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट में दिया हुआ है कि या जो इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर है वो वहाँ पे रिमूव भी कर सकते हैं अगर उनको लगता है कोई गड़बड़ी है। और इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस बार अनाउंस किया गया कि भाई क्या होगा, इंटेंसिव रिवीजन होगा। पहले जनरली समरी रिवीजन होता था। समरी रिवीजन में क्या होता है, जो नाम पहले से हैं उनका कोई यहाँ पे हटाना नहीं होता था, बट यहाँ पे एग्जिस्टिंग लिस्ट में और लोगों के क्लेम के बेसिस पे हम एडिशन और सब्सट्रैक्शन वगैरह करते थे। तो समरी समरी रिवीजन में ये होता था दैट चेंजेस जो होंगे वो लिस्ट में ऑलरेडी चेंज तभी होगा नाम के अंदर अगर कोई क्लेम करे, कोई ऑब्जेक्शन करे, तो ऐसा नाम मतलब ऑटोमेटिक चेंज नहीं होंगे, तो वो चेंज होंगे उसके लिए कुछ करना होगा। यहाँ क्या है, ऑलरेडी सारे नाम हटा दिए गए और सब अब बोला गया कि अब फिर से पूरा दोबारा नाम ऐड करेंगे। तो ये लिस्ट पहले से इसमें नाम थे, आप जाओगे कुछ ऑब्जेक्शन करोगे, क्लेम करोगे, कुछ करोगे तो ये नाम हटाने का संभावना बनेगी। ये होता था समरी रिवीजन। लेकिन अब ये जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है, इंटेंसिव रिवीजन ये कि ये लिस्ट हमारी खाली है, अब नाम जब एक एक करके सारे नाम नए सिरे से लिखे जाएंगे। सो दिस इज हाउ द स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन इज डिफरेंट फ्रॉम द समरी रिवीजन। जून 2025 को ये डिटेल गाइडलाइन आई कि SIR होगा बिहार में, और नवंबर और दिसंबर में कुछ इलेक्शन वगैरह भी है। जुलाई 1 को क्वालिफाइंग डेट डिसाइड किया गया, सितंबर को फाइनल रिपोर्ट जो है वो पब्लिश की जाएगी। अभी ड्राफ्ट जो है वो आपका ऑलरेडी आ चुका है। तो ये सारी चीज़ें हैं, डेट्स वगैरह थोड़ी हैं। और 2003 में जो नेम ऐड और इलेक्ट जो लास्ट जो है उसमें आपको देखने को मिलेगा 2003 की ये रिपोर्ट थी, और नेम्स वर एडेड डिलीटेड बेस्ड ऑन द BLO रिपोर्ट। 2025 कैंपेन इज मोर कॉम्प्रिहेंसिव, जहाँ पे कंपेयर्ड अगर किया जाए 2003 से, क्योंकि यहाँ रीवेरिफिकेशन भी हो रहा है एलिजिबिलिटी ऑफ एग्जिस्टिंग वोटर्स का। तो ये नहीं है कि क्लेम ऑब्जेक्शन के बाद करेंगे, यहाँ पे ऑलरेडी सारी चीज़ें हो रही हैं। और ये चीज़ें बूथ लेवल ऑफिसर प्लेज अ क्रूशियल रोल इन द सक्सेस ऑफ बिहार SIR, क्योंकि फॉर्म वगैरह दे के रीवेरिफिकेशन सारा काम BLO यहाँ पे फाउंडेशन बन रहा है। और यहाँ पे फ्लेक्सिबल लिस्ट ऑफ 11 डॉक्यूमेंट्स है, जहाँ पर ऑल्टरनेटिव प्रूफ और ये सब दिया जाएगा। तो प्रूफ में 11 टाइप्स के डॉक्यूमेंट है। तो ये नंबर वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत न्यूज़ में रहा है। तो नंबर ही पूछ देगा कि SIR में कितने डॉक्यूमेंट्स थे, या स्टेटमेंट में पूछ देगा कि इतने डॉक्यूमेंट्स थे, 9 डॉक्यूमेंट्स थे। तो ये 11 याद रखना। और इन 11 में कुछ डॉक्यूमेंट्स के यहाँ पे कंट्रोवर्सी भी काफ़ी चली, वो थे कि एपिक जो आपके मतलब मेन जो रहते हैं राशन कार्ड, आधार कार्ड और ये सब चीज़ें, तो इनके ऊपर काफ़ी चला। और एपिक पुराना वाला जो एपिक था, तो इन्यूमरेशन फॉर्म जो है जिसमें 6-8 पेज का है, तो इन्यूमरेशन फॉर्म जो है वो बांटे वगैरह गए। तो ये सब चीज़ें हैं। SIR प्रोग्राम विल बी इम्प्लीमेंटेड इन द फेज वाइज मैनर। और ये इंपॉर्टेंट है कि अदर स्टेट्स में भी ये चीज़ें बाद में लागू की जाएंगी। ECI नेट क्या है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं नेशनल अफेयर्स की न्यूज़, मतलब पिछले वाले एडिशन में, कि SIR का जो ECI नेट है इज़ बीइंग यूज्ड एट एवरी लेवल। तो BLO से लेके CEO तक सब इसको यूज़ कर रहे हैं। ये एक इंटीग्रेटेड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो इन्वॉल्व यहाँ पे इलेक्टोरल प्रोसेस को वो स्मूथ करने के लिए ECI नेट नाम का ये प्लेटफॉर्म है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हैं। और जुलाई 10, 2025 को यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा सा इंटरवीन किया कि आधार, वोटर कार्ड और राशन कार्ड को भी वैलिड डॉक्यूमेंट्स में इंक्लूड किया जाए। बाकी EC जो है वो यहाँ पे राजी नहीं है, दे आर सेइंग लेके भाई हम ऐसे ही करेंगे, ये सब फर्जी बन जाते हैं। और ये सारी चीज़ें चल रही थी कंट्रोवर्सी। स्टेटेड ऑब्जेक्टिव क्या है कि कोई भी एलिजिबल वोटर ये आ सकता है। स्टेट जो ऑब्जेक्टिव क्या है कि एलिजिबल वोटर जो है वो छूटे नहीं, और कोई भी गलत वोटर जो है वो इंक्लूड ना हो। तो एक्सक्लूजन और इंक्लूजन एरर्स ना हो, ये मेन चीज़ इसमें है, जो कुछ समय पहले डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के भी फायदों के तौर पे हम देखते थे कि भाई इंक्लूजन एरर और एक्सक्लूजन एरर को यहाँ पे एलिमिनेट करना है। इंक्लूजन एरर वो होता है कि भाई गलत बंदा इंक्लूड हो गया, और एक्सक्लूजन वो होता है कि जो डिजर्विंग बंदा है वो बाहर हो गया, तो एक्सक्लूजन एरर उसे बोलते हैं। 2003 की जो एग्जाम्पल इंटेंसिव रिवीजन का था वो यहाँ पे उसकी क्वालिफाइंग डेट और ये सब है। और यहाँ पे अदर स्टेट्स में भी इस तरीके की चीज़ें हमें कहीं कहीं देखने को मिली हैं। बिहार का जो SIR है उसके बारे में ये पूरा डेट वाला हो गया कि
24 जून को क्या हुआ था, 1 जुलाई को क्वालिफाइंग डेट है, सितंबर अक्टूबर में एक्सपेक्टेड है, और यहाँ पे 243 असेंबली में इतने सारे वोटर अराउंड 7 यहाँ पे 790 लाख हो जाएगा, 7 करोड़ 8 करोड़ यहाँ पे वोटर्स हैं। और जब ड्राफ्ट लिस्ट आई है अराउंड 65 लाख वोटर्स को यहाँ पे ऑलमोस्ट यहाँ पे वो हो गए हैं बाहर, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं, इमिग्रेशन वगैरह का इशू और ये सब यहाँ पे टॉपिक थे जिनकी वजह से ये चीज़ें हो रही हैं। मोबाइल ई वोटिंग इन बिहार, तो बिहार जो है ना वो पहला स्टेट बन गया इंडिया का जिसने मोबाइल ऐप बेस्ड ई वोटिंग यहाँ पे स्टार्ट करी इन ऑफिशियल इलेक्शन। तो बिहार ने ये रिकॉर्ड बना दिया है। विद दिस बिहार जॉइन सिलेक्ट कैटेगरी ऑफ ग्लोबल कंट्रीज, जैसे आपकी एस्टोनिया, तो एस्टोनिया जैसी कुछ ग्लोबल लिस्ट में आपको बिहार देखने को मिलेगा जिसने यहाँ पे ऑनलाइन या डिजिटल या ई वोटिंग करा दी है, ठीक है। बिहार स्टेट इलेक्शन कमीशन इम्प्लीमेंटेड दिस पायलट प्रोजेक्ट, पहले ये अर्बन बॉडी में ये देखो कराया गया, अर्बन बॉडी में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर, और ये आपका 6 नगर पंचायत में और सेवरल म्यूनिसिपल इलेक्शन में ये चीज़ें इम्प्लीमेंट की गई। और ड्यूरिंग दिस इलेक्शन वोटिंग जो थी वो आपकी 6 अर्बन लोकल बॉडीज़ और इन सब में हुई, और ठीक है, नाम इंपॉर्टेंट नहीं है। बिहार के देखो स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है दीपक प्रसाद हैं, ठीक है, एससी इलेक्शन कमीशन जो स्टेट इलेक्शन कमीशन दीपक प्रसाद हैं, इतना कर लो याद। उसके अलावा टेक्नोलॉजी यहाँ पे क्या थी, तो इसका जो ई वोटिंग प्लेटफॉर्म है इसका नाम है ESCC BHR। तो BHR आप बिहार समझ सकते हो, ये आप स्टेट इलेक्शन कमीशन समझ सकते हो, और ई फॉर आपका इलेक्ट्रॉनिक, तो इलेक्ट्रॉनिक स्टेट इलेक्शन कमीशन बिहार ESCC BHR ये कोड है, और ये मतलब इसका नाम है, और इसको बनाया है सीडैक ने। सीडैक पुणे में और बाकी जगह पर है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, जो भी सुपर कंप्यूटिंग वगैरह है और जो सुपर कंप्यूटर है वो सीडैक में आपको देखने को मिलेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉडी है, और ये माइटी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकॉम, ये इलेक्ट्रॉनिक्स वाले में ये आती है, ठीक है। आप कमेंट्स बताएंगे मिनिस्टर कौन है इस मिनिस्ट्री में जो आपकी माइटी है उसके अंदर। यहाँ पे डिजिटल लेजर, ब्लॉकचेन वगैरह का यूज़ हो रहा है, फेशियल रिकॉग्निशन का यूज़ हो रहा है, बायोमेट्रिक का यूज़ हो रहा है, OCR का हो रहा है यानी ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, जहाँ पे जैसे ये जो कैरेक्टर आपको देखने को मिल रहे हैं ये आपको मतलब रिकॉग्नाइज हो पाएंगे या नहीं, ये वाली चीज़। और EVM की तरह यहाँ पे VVPAT की तरह, मतलब EVM में जैसे VVPAT होता है तो ऐसे ही यहाँ पे ऑडिट ट्रायल है। ऑडिट ट्रायल का मतलब है कि फॉर एवरी वोट जो है उसका यहाँ पे ऑडिट ट्रेल के तौर पे आपको पता लग जाए ताकि आपका वोट कहाँ पड़ा। तो जैसे ये कुछ सेकंड के लिए 6-7 सेकंड के लिए रुकता है, ऐसे ही ऑडिट ट्रायल भी आपको ऐप में दिख जाएगा। और टू मिनिमाइज यहाँ पे कोई एकदम से करप्शन ना हो जाए, कुछ ना हो जाए धांधली, तो यहाँ पे 2 ही वोट पड़ सकते हैं पर मोबाइल नंबर। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी इस वोटिंग वाले प्रोसेस में। तो अब ये पायलट प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं सक्सेसफुल अगर होगा तो आपको फ्यूचर में ये चीज़ें और भी देखने को मिलेगा। स्क्रीनशॉट यहाँ पे डिसेबल है प्रोसेस जो होती है, ठीक है। अब इसके कंसर्न्स आपको बताएं कि भाई वो ये साइबर सिक्योरिटी ये वो फलाने का। इसके अलावा नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी 2025 आई। नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी 2025 जो है वो आफ्टर 23 ईयर्स आई। तो स्पोर्ट्स पॉलिसी 2001 के बाद अब आई, और ये 2002 के बाद अब आई। तो 1 के बाद अब आ गई आपकी स्पोर्ट्स, और 2 के बाद अब आ गई आपकी कोऑपरेटिव। तो S और C ऐसे करके कुछ भी याद कर सकते हो, बस आपको पता होना चाहिए कि हाँ लास्ट बार कब आई थी। 40 मेंबर की कमेटी है, और यहाँ पे जो है आपके सुरेश प्रभु जो हैं, लेड बाय सुरेश प्रभु, ड्राफ्टेड द पॉलिसी यहाँ पे 17 मीटिंग्स इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको सुरेश प्रभु जो हैं उन्होंने अपनी 40 मेंबर कमेटी के थ्रू ये जो नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी है ये यहाँ पे बनाई। और बेसिकली वही कोऑपरेटिव पॉलिसी को क्या किया जाएगा, एम्पावर और डेवलप किया जाएगा, ठीक है, एक्सपेंड किया जाएगा। तो यहाँ पे जो कोऑपरेटिव पॉलिसी का जो फोकस है वो, जैसा कि आपको पता है, कोऑपरेटिव पॉलिसी विलेज और एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट, डेयरी, फिशरी, इन सब पे फोकस करती है। तो उन्हीं पे यहाँ पे एक तरह से एक्सपेंड करके दलित, ट्राइबल्स, रूरल वीमेन और ओवरऑल ऐसे फोकस किया जा रहा है फॉर द कोऑपरेटिव सेक्टर। यही इसकी बेसिकली इक्विटेबल ग्रोथ के लिए ऐसा सब कर रहे हैं। और बाई 2034 द पॉलिसी टारगेट्स ट्रिपलिंग द कोऑपरेटिव सेक्टर। दिस इज़ वॉट यू नीड टू रिमेंबर कि नई पॉलिसी के तहत ये कहा जा रहा है कि 2034 तक 2034 तक ट्रिपल करना है क्या, कोऑपरेटिव सेक्टर का कंट्रीब्यूशन टू GDP। ऊपर हमने डिजिटलाइजेशन का देखा था कि कैसे वो 1/3 और 1/4 ये सब हो जाएगा, तो वो सारी चीज़ हमने देखी थी। तो वैसे ही यहाँ पर जो अभी है उसका 3 टाइम्स कर देना है बाय द 2034, और 50 करोड़ एक्टिव मेंबर यहाँ पर लाने हैं इनटू द कोऑपरेटिव फोल्ड। तो 50 करोड़ और 3 फोल्ड, 50 करोड़ और 3 फोल्ड, दिस इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर बाई द 30%, और यहाँ पे इनटू द कोऑपरेटिव फोल्ड एंड इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी बाई द 30%। तो 3 फोल्ड भी करना है। 3 फोल्ड क्या करना है, कॉन्ट्रीब्यूशन टू GDP, और 30% इंक्रीज करना है नंबर, और 50 करोड़ यहाँ पे लाना है एम्प्लॉयमेंट। तो 3, 30 एंड 5 इज़ वॉट यू नीड टू रिमेंबर, और ये सब करना है बाई 2034, ठीक है। तो ये चीज़ आपको इस तरह से याद रखनी है। 3 टाइम्स करना है, 30% इंक्रीज करना है नंबर, 3 टाइम्स करना है जो कॉन्ट्रीब्यूशन टू GDP है वो, और 50 करोड़ लाना है एक्टिव
एक्टिव मेंबर इनटू द कोऑपरेटिव फोल्ड बाय 2034. दिस ईयर इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन. अ की ऑब्जेक्टिव इज टू एस्टैब्लिश एटलीस्ट वन कोऑपरेटिव सोसाइटी इन एवरी विलेज. तो जैसा हमने ऊपर देखा कि हमने एक स्कीम देखी थी, उसके अंदर हर जिले में आपको देखने को मिलते हैं कि वहाँ पे नोडल और वो सब बनाया जाएगा डिस्ट्रिक्ट वाला, जो हमने धन धान्य देखा था 100 में जो किया जाएगा, वैसे ही यहाँ पर हर विलेज में अब एक कोऑपरेटिव सोसाइटी एटलीस्ट हो, ये चीज़ यहाँ पे फोकस हो जाएगा. विच कुड बी प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी, प्राइमरी डेयरी कोऑपरेटिव, प्राइमरी फिशरी कोऑपरेटिव, प्राइमरी मल्टीपर्पज़ कोऑपरेटिव PACS. तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी हो बट एक हर गांव में एक कोऑपरेटिव सोसाइटी होनी ही चाहिए. तो मेनली PACS वगैरह यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा. यहाँ पे ओवरऑल जो एक्सपेंशन है न्यू सेक्टर्स में हो रहा है, तो सेक्टर जो है वो बढ़ाए जा रहे हैं. अभी क्या है जो मेन फोकस है वो आपका जैसे अमूल वगैरह, डेयरी वगैरह, कोऑपरेटिव फार्मिंग वगैरह थोड़ा कम है, तो उनको एक्सपेंड किया जाएगा न्यू सेक्टर पे. जैसे आपका टूरिज्म हो गया, टैक्सी सर्विसेज हो गया, इंक्लूडिंग द सहकार टैक्सी बाय द एंड ऑफ 2025 ये लानी है. ठीक है, टैक्सी सर्विस में एक नया एक सेक्टर है, इंश्योरेंस सेक्टर, ग्रीन एनर्जी है ना. तो ओवरऑल इट स्ट्रक्चर्ड इनटू द 6 स्ट्रेटेजिक पिलर्स. तो 6 का हम काफ़ी जगह एक यूज़ देखते हैं, तो यहाँ पे 6 स्ट्रेटेजिक पिलर्स हैं. यू जस्ट नीड टू रिमेंबर दिस थोड़ा सा नंबर. बाकी जो इंपॉर्टेंट है वो ये कि नए सेक्टर में कहाँ एक्सपेंशन हो रहा है और ये वाला टारगेट और बाई 2034 क्या टारगेट्स हैं. ये जो फैक्चुअल चीज़ें हैं वो थोड़ी सी ज़्यादा रहती हैं. मेजर हाईलाइट इज़ द मॉडल कोऑपरेटिव विलेज इनिशिएटिव, जो यहाँ पे हर तहसील में विल होस्ट 5 सच विलेजेस, और वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक और नाबार्ड की हेल्प से हम क्या बनाएंगे, मॉडल कोऑपरेटिव विलेज इनिशिएटिव लेकर आ रहे हैं, जहाँ पर मॉडल कोऑपरेटिव विलेज यहाँ पे बनाए जाएंगे. एवरी तहसील विल होस्ट 5 सच विलेजेस. तो हर तहसील में जब आपका जिला होता है, जिला के नीचे तहसील होती हैं बहुत सारी, उन तहसील में हर तहसील में 5, ऊपर हमने देखा हर गाँव में प्राइमरी एग्रीकल्चर, हर गाँव में कोऑपरेटिव सोसाइटी बनानी है, लेकिन 5 को मॉडल बनाना है, समझ रहे हो, 5 को ओवरऑल कोऑपरेटिव विलेज बना देना है. एंड दिस 5 विल बी टारगेटेड एट द तहसील लेवल. यू जस्ट नीड टू रिमेंबर दीज काइंड ऑफ थिंग्स. इसके अलावा शेड्यूल कोऑपरेटिव बैंक्स जो हैं वो भी यहाँ पे टारगेट करेंगे फॉर द इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ द कमर्शियल बैंक. तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे समझ आ रही हैं. PACS ऑल्सो मैनेज द हर घर नल से जल और PM सूर्यघर योजना. तो ये भी आपको है कि ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो कर रही है. तो इस तरह से आपको ओवरऑल कोऑपरेटिव पॉलिसी का पता होना चाहिए. सबसे मेजर इंपॉर्टेंट ये टारगेट्स हैं जो मैंने आपको याद करा दी हैं 3, 30 और 50 की हेल्प से. इसके अलावा PM विकसित भारत रोजगार योजना, तो आपको पता है कि ये स्कीम जो है वो आई है, और यहाँ पे PM विकसित भारत रोजगार योजना न्यू एक तरह से ये ELI है. जैसे PLI पढ़ते थे ना, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, ये एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव है. इंसेंटिव किसको दिया जाता है, तो आपने एक बात सुनी होगी कि गरीबों को देते हैं तो कहते हैं सब्सिडी दे रहे हैं, या मतलब एक तरह से हाँ फ्रीबीज दे रहे हैं, लेकिन अमीरों को देते हैं तो इंसेंटिव बोल देते हैं. या जैसे जो कोऑपरेटिव जो आपके कॉर्पोरेट्स जो आपके बड़े बड़े मतलब समझ रहे हो इस तरह से हैं बिजनेस कैपिटलिस्ट, तो वहाँ पे हम कह देते हैं कि इंसेंटिव है. तो ये उसी तरीके की कोई चीज़ है कि यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अगर देगी कोई कंपनी तो उसको हम इंसेंटिव देंगे. इस तरह से एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव है. जैसे पहले था कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव होता था कि भाई अब इस साल जितना प्रोडक्शन कर लिया, अगर उससे ज़्यादा करेंगे तो वो इंसेंटिव मिलेगा उस हिसाब से. ऐसे ही एडिशनल एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने पर इंसेंटिव दिया जाएगा कंपनीज़ को, एम्प्लॉयज़ को, एम्प्लॉयर्स को. उसी चीज़ को यहाँ पे ऐसे बोल रहे हैं. ठीक है, तो समझते हैं क्या है. 1 अगस्त 2025 से ही इफेक्ट में आएगी. 3.5 करोड़ यहाँ पे नई जॉब क्रिएट होंगी 2 साल में, 3.5 करोड़. और डायरेक्ट बेनिफिट जो होगा पहली बार पे ज़्यादा फोकस है और एडिशनल वर्कर्स को हायर करने पे होगा. इसीलिए एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड बोल रहे हैं. लिंक्ड का मतलब ये होता है कि एडिशनल, तो एडिशनल वर्कर्स हायर होंगे बाय द कंपनीज, और लोग जो होंगे वो फर्स्ट टाइम वाले पे फोकस होगा. यही 2 इसके पिलर हैं, हम अभी थोड़ी देर में देखेंगे. प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना जो है, इसका नेम जो है विकसित भारत से अलाइन करता है और वो सब चीज़ें. ऑब्जेक्टिव क्या है, इंसेंटिवाइज करना. किसको इंसेंटिवाइज किया जाएगा, मैंने बोला कि उनको जो बिजनेस वाले हैं मतलब एम्प्लॉयर्स को, ताकि वो क्या करें, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें, क्योंकि जब वो एडिशनल एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे तो उनको इंसेंटिव मिलेगा. तो ऑब्जेक्टिव क्या है, इंसेंटिव देना एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने पर, है ना. इस तरह से कान को चाहे सीधे से उल्टा पकड़ो, उल्टे से सीधा, बात ये है सिंपल मिला के. और फोकस जो होगा वो फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयज़ पे होगा. ऐसा नहीं है कि मतलब ऐसा कुछ है तो पहली बार जो EPFO में रजिस्टर वगैरह होंगे उनके लिए ये चीज़ें रहेंगी. मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट इज़ द नोडल एजेंसी फॉर दिस स्पेसिफिक स्कीम. इसके अलावा सब्सटेंशियल आउटले है 99,446 करोड़ का. तो थोड़ा सा अलग सा नंबर है, ज़्यादा सा नंबर है, 1 लाख करोड़ भी हो सकता था बट नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रख लेना. 99,446 99446 जैसे नंबर है ना उसका याद है आज तक, ऐसे ही ये याद कर लेना. 99,446 करोड़ रुपीज़ इतना यहाँ पे दिया जाएगा.
और क्रिएशन ऑफ ओवर 3.5 करोड़, अगेन वही चीज़ कि 3.5 करोड़ एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा 2 साल में। दीज आर द टारगेट्स दैट यू नीड टू रिमेंबर। पीछे हमने 3 टाइम्स और 30% और 50 करोड़ देखा था, यहाँ 3.5 करोड़ ओनली है। यू जस्ट नीड टू रिमेंबर दिस इज नॉट ओनली, वो 3 करोड़ अलग चीज़ थी जो हमने ऊपर देखी थी, 3 देखा था, जो 3 टाइम्स देखा था वो 3.5 करोड़ नहीं था। ऐसे करके रिलेट करके याद कर लो कोऑपरेटिव के साथ ही। जॉब्स इन इंडिया ओवर द 2 ईयर्स, अगेन वही 2 साल का अगर नाम दे दो तो 1 अगस्त से लेके 31 जुलाई 2027 तक। तो ये भी याद रखना फाइनेंशियल ईयर वाला ईयर नहीं है, ऐसे करके भी कंफ्यूज कर दिया जा सकता है एग्जाम्स में। आजकल कुछ भी कंफ्यूज करके कुछ भी दे देते हैं। यूपीपीसीएस आरओ तक में डेट तक गलत दे दी कि जो अपॉइंटमेंट है नीति आयोग के चेयरमैन का वो इस पर्टिकुलर डेट को या इधर हुआ है, तो डेट वगैरह भी आजकल मतलब ऐसी तुच्छी हरकत भी आजकल आयोग कर देता है। तो यू जस्ट नीड टू बी अवेयर अबाउट दीज थिंग्स। इसके अलावा 1.92 करोड़ बेनिफिशियरीज जो होंगे वो यहाँ पे पहली बार वालों को मिल जाएगा एम्प्लॉयमेंट। तो ये सारी इसके फ़ायदे हैं, क्योंकि ओवरऑल 3.5 करोड़ हैं, उसमें जो फोकस है वो वहाँ पे फर्स्ट टाइमर वालों को है। ओवरऑल सेक्टर में फोकस मैन्युफैक्चरिंग पे है, क्योंकि मैन्युफैक्चर में एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा जनरेट होता है एज़ कम्पेयर टू सर्विस एंड अदर सेक्टर्स। इसके अलावा प्रधानमंत्री यही जो पीएम आपका विकसित भारत रोजगार योजना है, 2 डिस्टिंक्ट कैटेगरीज हैं। पहला है कि फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयज़ के लिए इंसेंटिव, और दूसरा है एम्प्लॉयर्स को सपोर्ट। तो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों को यहाँ पे फोकस में लिया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पहली बार रजिस्टर्ड होंगे एम्प्लॉयज़ ईपीएफओ में वो यहाँ पे कवर किए जाएंगे, और एम्प्लॉयज़ दो सैलरी यहाँ पे 1 लाख से कम होनी चाहिए। होगा क्या कि यहाँ पे जो उनका बेनिफिट है इक्विवेलेंट टू 1 मंथ का ईपीएफ वेज, उतना पैसा यहाँ पे जो सरकार होगी वो यहाँ पे अप टू 15,000 ये पैसा जो है वो सरकार जो है वो डिसवर्स करेगी ऐसे फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयर के खाते में। यहाँ पे 6 मंथ ऑफ सर्विस पे पहली इंस्टॉलमेंट और दूसरी इंस्टॉलमेंट आपकी 12 मंथ ऑफ सर्विस पे। तो ओवरऑल समझ रहे हो कि कहानी क्या है। जैसे मान लो मेरी पहली बार जॉब लगी है, पहला टाइम मैं ईपीएफओ में रजिस्टर हुआ हूँ और 1 लाख से कम मेरी सैलरी है, तो मेरी जो ईपीएफ बेज जो होती है उसका 1 मंथ का इक्विवेलेंट जो भी होगा, इक्विवेलेंट टू 1 मंथ अप टू 15,000। अब ऐसा नहीं कि 1 लाख रुपए इसी में हो गए, 50,000 यही हो गए, नहीं, अप टू 15,000 क्या होगा 2 इंस्टॉलमेंट में। 6 महीने की जब मेरी जॉब हो जाएगी जो मेरी अभी लगी थी, और 12 महीने की जब हो जाएगी, तो 2 बार ये इंस्टॉलमेंट में उतना पैसा सरकार जो है डिवाइड करके दे देगी। तो ये एक तरह से ये होगा। और लेकिन अब ऐसे ही थोड़ी ना दे देगी, यहाँ पे सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम के बाद ऐसा होगा। तो ये वही वाली चीज़ हो गई कि जैसे मातृवंदना योजना होती है कि भाई आप जब बार बार रेगुलर चेकअप कराते हो, जब जो गर्भवती महिला होती हैं जो है ना, तो जब वो क्या होता है कि उनका कुछ महीने पे 3-3 महीने पे चेकअप होता है, तो चेकअप करा लोगे तो पैसा भेज दिया जाएगा, ऐसे होता था। तो वही चीज़ यहाँ पे एक तरह से है कि भाई पैसा मिलेगा बट ये चीज़ें करनी होंगी। तो इससे आप भी स्किल सीख जाओगे, पहली टाइम वालों को ये सपोर्ट मिल जाएगा, ठीक। और होगा क्या, ये जो पैसा है ये सेविंग इंस्ट्रूमेंट और डिपॉजिट अकाउंट में रहेगा फिक्स्ड ड्यूरेशन के लिए। तो एक तरह से पैसा तुरंत मिल भी नहीं रहा, पैसा बैंक में रहेगा, सेव रहेगा, तो सेविंग इनक्रीज भी हो जाएगी, ठीक है। अदरवाइज तो क्या ही होता है, ये पैसा खर्च हो जाता, तो सेविंग भी इनक्रीज की जा रही है। दीज आर द फीचर्स ऑफ द एम्प्लॉय पार्ट, ठीक है। जो एम्प्लॉय पार्ट है उसमें भी फर्स्ट टाइम एम्प्लॉय पार्ट है। पार्ट बी जो है वो फोकस पे कर रहा है एम्प्लॉयर्स पे, क्योंकि उनको भी तो इंसेंटिव दे रहे हैं। ये तो इनको चलो डायरेक्ट पैसा दे दिया जो भी ईपीएफ वगैरह का जो भी बन रहा है, ठीक है, पहला वेज और वो सब, टू इनकरेज देयर मतलब सेविंग भी इनकरेज करी जा रही है, उनकी जॉब भी सिक्योर की जा रही है 6 महीना 12 महीना वाली चीज़ करके। व्हाट अबाउट द एम्प्लॉयर्स, तो इनको यहाँ पे देखो फोकस है पहली बात तो कि मैन्युफैक्चरिंग पे, वो फोकस हम आगे देखेंगे। पहले समझ लो कि एम्प्लॉयर्स की सिंपल बात क्या है कि गवर्नमेंट जो है ना वो 3,000 पर मंथ 2 साल तक देगी। कब देगी, जब मैंने क्या बोला था एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव है कि जब एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगी ना कंपनी तो उसको इंसेंटिव दिया जाएगा। तो मतलब ये 3,000 पर मंथ 2 साल तक कब देगी, जब यहाँ पे एडिशनल एम्प्लॉयज़ जो होंगे वो यहाँ पे आएंगे, मेंटेन करेंगे सस्टेन एम्प्लॉयमेंट फॉर द एटलीस्ट 6 मंथ। तो अब यहाँ पे फोकस क्या हो रहा है कि 6 महीने तक एडिशनल जब एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रही है कोई भी एम्प्लॉई जो है जो मतलब बिजनेस वाला जो बंदा है, वो जब एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है तो उसको ये 3,000 वाला इंसेंटिव जो है पर मंथ 2 ईयर्स तक दिया जाएगा बाय द गवर्नमेंट। तो ये चीज़ है। और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ये चीज़ 3,000 पर मंथ वाली
ये 2 साल के लिए तो नॉर्मल है, लेकिन यहाँ पे 2 साल के लिए और है, यानी 3rd और 4th ईयर ऑफ द एम्प्लॉयमेंट को भी यहाँ कवर कर रही है, और यहाँ पर एटलीस्ट 6 मंथ है और ये सारी चीज़ें। तो ओवरऑल यहाँ पे और ज़्यादा सपोर्ट दिया जा रहा है। इट बेसिकली मीन्स कि मान लो किसी को 10,000 सैलरी देनी है तो 3-3 हज़ार जो है सरकार देती जा रही है, और मैन्युफैक्चरिंग में 4 साल तक देती रहेगी और यहाँ 2 साल तक देती रहेगी पर महीने। तो ये चीज़ है। तो इस तरह से एडिशनल एम्प्लॉयमेंट, नए एम्प्लॉयमेंट देने पर यहाँ पे इंसेंटिव किसे मिल रहा है? कंपनी को। एंड दैट्स वाई इट इज़ नोन एज एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव, कि एम्प्लॉयमेंट करोगे तो इंसेंटिव मिलेगा, और उसको तो मिल ही रहा था जो ईपीएफ के बराबर है। तो दोनों को यहाँ पे कुछ ना कुछ मिल रहा है। और ओवरऑल क्या है, अगर क्वालिफाई करना है तो ईपीएफओ में रजिस्टर्ड होना चाहिए जो बिजनेस है, और सस्टेन्ड हायरिंग ऑफ एटलीस्ट 2 एडिशनल एम्प्लॉयज़ यहाँ पे होनी चाहिए, और यहाँ पे फॉर दोज विद द फीवर देन 50 और 5 एडिशनल एम्प्लॉयज़ की सस्टेनेबल हायरिंग होनी चाहिए। इट बेसिकली मीन्स कि वही इंसेंटिव तभी मिलेगा जब आप यहाँ पे इंसेंटिव के लायक होंगे। वो कब होगे? जब हायरिंग करोगे, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट से लिंक्ड है ना सिस्टम सारा, इसलिए। तो यहाँ सस्टेन्ड हायरिंग 2 की है और यहाँ पे 5 की है फॉर अ मिनिमम ऑफ 6 मंथ। तो ये चीज़ आपको करनी रहेगी, और ईपीएफओ में रजिस्टर होने चाहिए तभी एलिजिबल होगे। वर्कर के केस में भी ईपीएफओ में रजिस्ट्रेशन होना पहली बार जरूरी था। तो स्ट्रक्चर ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज टीयर्ड बेस्ड ऑन द वेज स्लैब। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द पीएम विकसित भारत रोजगार योजना। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हुई। बाकी टेक्निकलिटीज़ में यू कैन स्किप। बस सिंपली जो है ओवरऑल दो पिलर में आपको चीज़ें समझ आ जानी चाहिए। इसके अलावा भारत एनसीएस 2025, तो नेशनल साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज भारत एनसीएस। तो अब 2 चीज़ें याद रखना कि एक तो ये भारत एनसीएस क्या है, तो ये एक तरह की एक्सरसाइज है। कैसी एक्सरसाइज है? नेशनल साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज। ठीक है, सिंपल समझ गए। भारत एनसीएस ये जो है साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज है, और डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो हैं टीवी रविचंद्रन जी, इनकी प्रेजेंस में वाइस चांसलर ऑफ राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी जो हमारे प्रोफेसर बिमल एन पटेल हैं, तो उनकी प्रेजेंस में ये चीज़ यहाँ पे हुई, ये वाली एक्सरसाइज हुई। तो यहाँ पे 2 हमारे पर्सन इन न्यूज़ भी हो गए कि जो डेप्यूटी एनएसए हैं। एनएसए कौन है आप कमेंट्स में बताएंगे। डेप्यूटी एनएसए टीवी रविचंद्रन, और यहाँ पे वाइस चांसलर जो राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी है उसके वाइस चांसलर विमल पटेल जी। ठीक है, और इसकी जो थीम थी वो थी इनहेंसिंग द ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस ऑफ द इंडियन साइबर स्पेस। तो क्योंकि साइबर स्पेस से रिलेटेड नेशनल एक्सरसाइज थी, तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू ये इंपॉर्टेंट है। और भारत साइबर सिक्योरिटी स्टार्टअप एग्जीबिशन भी इस एक्सरसाइज के दौरान आपको देखने को मिला। भारत साइबर सिक्योरिटी स्टार्टअप एग्जीबिशन, और ये भारत साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज है, नेशनल साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज है। डेप्यूटी एनएसए और राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर का यहाँ पे नाम मेंशन है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर नेशनल अफेयर्स ऑफ आई दृष्टि करंट अफेयर मैगजीन। हमने सारी चीज़ें यहाँ पे याद करी हैं, सब चीज़ टारगेट वगैरह जो भी निमोनिक वगैरह की हेल्प से जहाँ भी जो भी बनता था वो मैंने किया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और पीडीएफ के लिए यू कैन बेसिकली सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल, लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। और बाकी के वीडियोस आई दृष्टि जो पूरी जून टू जून है वो हम पहले ही कवर कर चुके थे, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ। ये जो जुलाई और अगस्त का एडिशन था वो यहाँ पे हमने नेशनल अफेयर्स कर लिया है। इसके पहले शॉर्ट न्यूज़ में पहले ही अपलोड कर चुका था, और आने वाले दिनों में यू विल फाइंड सम मोर वीडियोस जहाँ पे हम बचे हुए भी आई दृष्टि कवर करेंगे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट यू नीड टू रिमेंबर और व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि स्पीडी के करंट अफेयर्स भी आपको, स्पीडी पब्लिकेशन मैगजीन जो है उसका भी आपको करंट अफेयर्स देखने को मिलेगा। जैन, फेब और मार्च का जो एक क्वार्टरली एडिशन है उसका एक वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। अपकमिंग वीडियो जो होगा वो स्पीडी पर होगा, और स्पीडी के अंदर भी हम आगे की चीज़ें कवर करेंगे। आई होप आपको हर तरह से आपको सपोर्ट मिल रहा है आपके एग्ज़ाम के लिए, और कौन से इनिशिएटिव, कैसा क्या फीडबैक, हर चीज़ आप कमेंट्स में बता सकते हैं। दिस इज इट फॉर द डे। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।